सोचो कि तुम एक नॉर्मल से इंसान हो जो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन एक दिन तुम्हें रैंडमली एक मिस्टीरियस लॉकेट मिल जाए जिसको पहनने के बाद तुम्हें ये मालूम पड़े कि अब तुम्हारे पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स आ चुकी है। तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर है, लाइटनिंग पावर, उसके बाद तुम्हारे पास थंडर का पावर है, तुम्हारे पास फायर का पावर है, तुम्हारे पास शैडो का पावर है, और ऐसे तुम्हारे पास बहुत सारे पावर आ चुके हैं और तुम एक मैजिकल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाओ। उसके साथ साथ यहाँ पे तुम्हारे पास एक डीमन बीस्ट होगा जिसका नाम तुमने रंगा रखा है, और यहाँ तुम्हारी एक बेटी भी हो जाएगी जो तुम्हें फायर का एफिनिटी वाला मैजिक देगी। फिर तुम तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे कैसे जियोगे? वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर मो फैन की, एके हमारा पंखा बॉय। वेल हाँ, ये इस एनिमे का 7वां सीजन है। मैंने इसके पहले इसके 6 सीजन अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने वो मिस किया है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पहले के 6 सीजन देख सकते हो। और ये आप सबका फेवरेट एनिमे भी है, तो आज मैं इसका सीजन 7 लेके आ गया हूँ, तो चलिए देखते हैं। वेल, तो हमें स्टोरी का शुरुआत में ये लोग बताते हैं कि जब पहली बार एलियन टाइप के बीस्ट और मॉन्स्टर्स ने ह्यूमन वर्ल्ड में हमला किया था तो इंसानों ने इतना टेंशन नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि ये तो बस कोई रैंडम सा म्यूटेशन होगा, लेकिन धीरे धीरे इन सब बीस्ट, मॉन्स्टर्स और एलियंस ने ह्यूमन वर्ल्ड पे कब्जा करना शुरू किया। तब जाके इंसानों को समझा कि उन्हें अभी कुछ न कुछ करना पड़ेगा इनके खिलाफ। तो फिर इंसानों ने बिल्ड किया एक बैरियर, क्योंकि इस बैरियर के बाहर ओशन, लैंड, हर जगह पे सब मॉन्स्टर्स बिखरे हुए थे। अब इंसान इस बैरियर के अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर वो इससे बाहर गए तो ये मॉन्स्टर्स उन्हें आराम से खत्म कर देंगे। बट ये बैरियर का भी इतना कुछ फायदा नहीं, क्योंकि इससे वो सब बीस्ट कभी रुके नहीं। वो लोग इस बैरियर के अंदर अपना भेस बदल के, रूप बदल के घुसते थे इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए। वेल, फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक लड़की ऐसी रात के टाइम पे शहर के अंदर जा रही होती है। ये शहर लिटरली टूटा फूटा होता है। मतलब बहन, तू मुझे एक बात बता, लिटरली टूटे फूटे शहर के अंदर रात को अकेले कौन जाता है? कौन? कोई नहीं भाई। तुम्हें पता रहना चाहिए यहाँ पे तुम पे हमला होगा। नहीं, हमारी ये मस्त छमक छल्लो बन के यहाँ जा रही होती है और तभी इसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इस मॉन्स्टर ने इस लड़की का मुंह बांधा होता है, इसके हाथों को बांध के रखा होता है और इसके आसपास कैंडल्स चल रहे होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बंदा डेफिनेटली हमारी इस गर्ल को सैक्रिफाइस करने वाला है। और यहाँ पे जिस बंदे ने इसको किडनैप किया होता है वो अपने हाथ जोड़ के कुछ तो रैंडम प्रेयर गा रहा होता है और ये बंदे के बाल लाल होते हैं। इसका मतलब कि ये बंदा डेफिनेटली ईवल है। और इसके मंत्र पढ़ते यहाँ पे ये सर्कल एक्टिवेट होता है रेड कलर के पूरे ऑरा के साथ। तो अभी तो ये लड़की डेफिनेटली सैक्रिफाइस होने वाली है भाई। ये अपने आपको बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसकी आंखें लाल हो जाती है और इसके ऊपर मंत्र का असर हो जाता है। आई थिंक उतने में ये जो डीमन होता है ये अपना जीभ बाहर निकालता है, जो कि एकदम से सांप की तरह दिखता है और ये लड़की के अंदर से उसकी आत्मा या उसके पावर सोल को खींच रहा होता है अपने अंदर। इसके बाद ये डीमन बोलता है कि अब तुम्हें बस मेरे इस ब्लड को एक्सेप्ट करना है और तुम भी मेरे जैसे एक रियल वैम्पायर बन जाओगी और ये हमारा रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा बोल के ये डीमन आगे बढ़ता है लड़की के पास, लेकिन तभी उसको कोई आके रोक देता है, बोलता है ओए रुक जाओ, और वो मारता है एक फायरी ब्लास्ट। और इस ब्लास्ट की वजह से ये वैम्पायर अपने इस बिल्डिंग से बाहर जाके गिर जाता है। और तभी ये जो इंसान यहाँ पे हमारा अननोन हीरो आया होता है वो बोलता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन की वजह से हम लोग इन लोग से लड़ सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे स्पेशलाइज करता हूँ फायर मैजिक में और हम लोग हैं मेजेस जिनके पास पावर है इन सब लोगों को रोकने की। और ये लड़का कोई और नहीं, हम सबका फेवरेट पंखा बॉय होता है। तो अगर आप पंखे बॉय के फैन हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब से मैं ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो अपलोड करूंगा और ऐसे ही मजेदार आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाले हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वेल, इसके बाद हमारा मोफैन भाग के जाता है इस लड़की के पास और उसके मुंह से पट्टी खोलता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत, तो मैं मोफैन हूँ, मैं एक मेज हूँ और एक हंटर और मेरा काम है इन सब मॉन्स्टर्स को मारना। तो लड़की मोफैन को थैंक यू बोलती है और उसके सीने पे लग जाती है। ये देख के मोफैन हल्का सा ब्लश करता है, लेकिन यही मौके पे वो लड़की हमारे मोफैन के ऊपर हमला करती है और उसको काट लेती है। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि लड़की एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? वो बंदे ने अपना खून तो इसके अंदर डाला ही नहीं था। लड़की भी यहाँ पे पैनिक करती है, बोलती है आई एम सो सॉरी, मेरे को ये नहीं करना था, मैं साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब मुझे साथ क्यों हो रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करे। तो मोफैन बोलता है तुम टेंशन मत लो, मेरी बॉडी इस टॉक्सिन को आराम से अंदर से निकाल लेगी, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम उसका टेंशन मत लो। मेरे पास एक स्पेशल ब्लड पोशन जो कि वैम्पायर ब्लड को आराम से निकालेगा। लेकिन ये सुन के लड़की यहाँ से दूर भागती है डर के मोफैन से, और इतने में यहाँ पीछे वो वैम्पायर आ जाता है और बोलता है ये छोटा सा नन्हा सा जादूगर मुझे परेशान करने के लिए आया है। ऐसा बोल के ये वैम्पायर अपने गुस्से वाले फॉर्म में होता है। इसने लिटरली अपने पंख खोल रखे होते, इसके आसपास मैजिकल ऑरा भी घूम रहा होता है और वैम्पायर अभी रेडी होता है हमारे हीरो पे हमला करने के लिए और वो मोफैन के ऊपर हमला करता है। मोफैन उसके अटैक को डॉज करता है। तो ये बोलता है अच्छा तो तुम्हारे पास फायर वाला सिस्टम है, ओके कोई बात नहीं। ऐसा बोल के ये वैम्पायर बोलता है मेरे पास 2 और टेक्निक है। ऐसा बोल के वो अपने बैट्स को यहाँ पे समन करता है। मोफैन बोलता है हाँ तुम्हें क्या लगा, मेरे पास एक ही अटैक है। फिर वो यूज करता है अपना फायरी ब्लास्ट, जिसकी वजह से वो अपना पर्पल वाला फायर बाहर निकाल
निकाल के इनके ऊपर अटैक करता है। इतने में यहाँ पे ये वैम्पायर अपना ब्लड साइट लेके हवा में से कूदता है मोफैन पे हमला करने के लिए। मोफैन अपने हाथों में फायर वाले आर्म्स को लेकर आता है, रेडी होता है इसको मारने के लिए। लेकिन तभी मोफैन को दर्द होता है वहां पे जहां पे उस लड़की ने उसे काटा होता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन मैसअप हो जाता है। इसके बाद हमारा मोफैन इसके अटैक को रोकने के लिए अपना शील्ड को समन करता है, लेकिन हमारा वैम्पायर अपने ब्लड साइट से हमारे मोफैन के ऊपर हमला करता है और पंखे को दूर उड़ा देता है। पंखा इस वक्त जब बहुत मार खा रहा होता है तो उसके अंदर का डीमन मोड वापस से एक्टिवेट होता है उसके अंदर। तो ये देख के वैम्पायर बोलता है, एक सेकंड, तुम्हारे अंदर डीमन किंग वाला मोड है। तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम तो हम में से एक हो। इतने में पंखा पीछे घूमता है, बोलता है ये क्या बात कर रहा है, और पीछे देख के वो अपने रिफ्लेक्शन को देखता है, बोलता है नहीं, वापस से नॉर्मल बनो, वापस से नॉर्मल बनो। ऐसा बोल के वो अपने डीमन पावर को रोकता है और वापस से नॉर्मल बन जाता है। लेकिन इसके बाद वैम्पायर बोलता है, भले ही तुम्हारे अंदर डीमन किंग की ताकत हो, मैं तो तुम्हें फिर भी मारूंगी, तुमने मेरा दिमाग खराब किया है। ऐसा बोल के वैम्पायर आगे बढ़ता है हमारे मोफैन के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तभी उसके ऊपर हमला होता है। ये हमारी लड़की पीछे से आती है, बोलती है, तुमने मुझे वैम्पायर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोल के वो हमारे वैम्पायर पे हमला करती है। तभी वैम्पायर बोलता है कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो अब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया भी नहीं, मैंने तुम्हें मेरा ब्लड दिया भी नहीं, तो तुम्हारे अंदर ताकत कैसे आ गई। इतने में वैम्पायर बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर ताकत कैसे आई। तो ये लड़की बोलती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोल के वो हमारे वैम्पायर के ऊपर रेड कलर का मैजिक यूज करती है। तो वैम्पायर भी इसके ऊपर ब्लू मैजिक से इसके अटैक को रोकता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि बहुत मस्त दिखता है। इसके बाद लड़की आगे बढ़ती है, वैम्पायर का केप पकड़ती है, उसको उठा के दीवार में मारती है। आई मीन ब्रो, लड़की में बहुत ताकत है भाई, लिटरली इसने दीवार में इस बंदे को फेंक दिया। फिर ये वैम्पायर बोलता है, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा बोल के वो अपना मैजिक यूज करता है और ये मैजिक इस लड़की के ऊपर, तो लड़की नीचे गिर जाती है। तभी वैम्पायर आगे बढ़ता है, बोलता है अब तेरी बात हो गई। लेकिन इतने में हमारा मोफैन आता है, बोलता है उसको छूना मत। ऐसा बोल के वो अपना फायर फिस्ट से वैम्पायर के ऊपर हमला करता है। लड़की मस्त खुन्नस में आगे बढ़ती है वैम्पायर के ऊपर हमला करने को। वैम्पायर यहाँ से भागता है, उड़ते उड़ते निकल जाता है। मोफैन बोलता है, हाँ, 1000 बोल्ट थंडर बोल्ट। ऐसा बोल के वो अपना राक्षस वाला मूव मारता है, थंडर वाला, और इस वैम्पायर को नीचे ट्रक पे गिराता है। और तभी लाइट बाइंडिंग वेब का अटैक कोई तो एक लड़की यूज करती है और इस वैम्पायर को ट्रक के साथ बांध देती है। और ये जो लाइट बाइंडिंग होता है इसकी वजह से वैम्पायर की बॉडी जल रही होती है। तभी लड़की बाहर आती है एक कवर में से, और ये कोई और नहीं, ये हमारी लिंग होती है, हमारे मोफैन पंखे बॉय की टीचर। आई मीन इसकी एडॉप्टेड ट्रेनिंग टीचर, नॉट अ रियल टीचर। इसके बाद हमारा मोफैन आगे बढ़ता है और लड़की को बोलता है कि सुनो, रात को अकेले मत हुआ करो, ये बहुत खतरनाक होता है। तभी वो लड़की बोलती है कि ये मॉन्स्टर, इसने मेरी बहन को मारा था और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तो फिर मोफैन बोलता है, क्या इसका ये मतलब है कि तुम यहाँ पे जानबूझ के आई थी और तुमने जानबूझ के इसको फंसाया ताकि ये यहाँ पे आके तुम्हारे ऊपर अटैक करे? तुम तो बहुत ब्रेव हो यार। तो फिर मोफैन बोलता है कि ठीक है, अगर इसने तुम्हारी बहन को मारा तो मैं इसको खत्म करता हूँ। ऐसा बोल के मोफैन अपना फायर वाला अटैक मारता है और इस वैम्पायर को वहीं पे जिंदा जला देता है। लेकिन तभी लोग नोटिस करते जैसे वो वैम्पायर मर रहा होता है तो उसका जो सोल होता है वो असल में रेड कलर का होता है। ये देख के ये लोग हल्का सा टेंशन में आते हैं, बोलते हैं कि इसका सोल रेड कलर का कैसे है। वेल, इसके तो हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन और हमारी लिंग दोनों गाड़ी से कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ मोफैन बोलता है कि हाँ, क्यों इतना तेज गाड़ी चला रही हो, क्या तुम्हें इतनी जल्दी है? वैसे ही मुझे भूख लगी है यार, कहीं हम रुक के कुछ खा लें। तो लिंग बोलती है, मेरे भाई सुन, ये एक डबल एस रैंक वाला मिशन है जो कि कमीशन वाला मिशन है, यहाँ हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, तो इसीलिए हर कॉन्टिनेंट से अच्छे टॉप लेवल के हंटर्स को यहाँ पे बुलाया गया है। तो ये सुन के मोफैन बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मिस्टर बाव को क्यों नहीं बुलाया? तो वो बोलती है, मेरे ग्रैंडपा को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो कहीं और बिजी है कुछ और काम से, और ये जो हमें इन्विटेशन आया है ये ग्रैंडपा के थ्रू ही आया, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो मोफैन बोलता है, ठीक है चलो भाई, मैं क्रेफिश नहीं खा सकता। वो कहते कि अगर तुमने ये कमीशन कंप्लीट किया तो तुम्हें 2 स्टार सी स्काई वेन्स मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा ही महंगे होते हैं। ये सुन के हमारा मोफैन बोलता है, व्हाट, इतना बड़ा चीज, ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक चीज है। तो बोलते कि ये हमें लू फैमिली करके दे रही है ये कमीशन। लू फैमिली सबसे अमीर फैमिली है हमारे पूरे वर्ल्ड की। तो फिर ये सुन के मोफैन बोलता है, भाई ये कमीशन तो हमें डेफिनेटली करना है। वेल, फिर ये सब सुनने के बाद हमारे हीरोज अपनी गाड़ी को भगाते हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं कमीशन वाले मिशन वाले एरिया पे, जहां हमें दिखाते हैं कि सबसे पहले एक व्हाइट और ब्लैक कलर की लैम्बो आती है जिसको वेलकम करने के लिए ये लड़की आगे बढ़ती है, और इसके अंदर से निकलता है एक मिडिल ईस्ट वाले कंट्री का अरब शेख आदमी। ये यहाँ पे निकलता है और बोलता है, ओहो, तो आपने मुझे इन्वाइट किया। और ये जो लड़की इसको वेलकम कर रही है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, तो मैं इसको बोलूंगा प्रिटी ब्राउन गर्ल, क्योंकि इसके बाल ब्राउन कलर के हैं। तो प्रिटी ब्राउन गर्ल को यहाँ पे देख के हमारा ये शेख अंकल बोलते हैं कि ओह, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो वो कहती है, हाँ, हमने और हमारी फैमिली ने आपको यहाँ पे बुलाया है, मिस्टर प्रिंस आइए। तो वो कहता है कि ओह, तुम जानती हो कि हम प्रिंस है, चलो तुम लोग को अच्छा खासा नॉलेज तो है। फिर हमारी प्रिटी ब्राउन गर्ल इसको लेके अंदर जाती है। वेल, इतने में यहाँ पे ये ब्लॉन्ड बाल वाला बंदा जो कि हमारी प्रिटी ब्राउन गर्ल का छोटा भाई होता है, वो इस शेख की गाड़ी को बोलता है, ओ माय गॉड, क्या मस्त गाड़ी है ये, काश ये गाड़ी मेरे पास होती। ऐसा बोल के वो बैठा होता है। तभी वो देखता है कि इसके पीछे एक और ब्लू कलर की कार आती है जिसमें से मोफैन बाहर निकलता है। जैसे ही हमारा पंखा यहाँ से बाहर निकलता है तो पंखे को यहाँ पे देख के ये बंदा गुस्सा होता है और पंखा भी इसको देख के गुस्सा होता है। बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ये बोलता है कि पंखे, क्या तुम मेरे सर्वेंट बनने के लिए? पंखा बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पे अपने कुछ ऑफिशियल काम से मुझे यहाँ पे आने के लिए इन्वाइट किया गया, समझे तुम?
तो ये देख के ब्लॉन्डी बोलता है कि हैं तुम्हें यहाँ पे किसने इन्वाइट किया, इन्विटेशन दिखाओ। तो हमारा पंखा बोलता है अरे यार मैं तो सिर्फ यहाँ पे सुसु करने को आया था। तो वो बोलता है तुम सुसु करने मेरे घर पे आओ, ये कोई बाथरूम नहीं, निकलो यहाँ से। तो पंखा बोलता है अबे देख भाई इन्विटेशन, मेरे पास इन्विटेशन है, ठीक है चल यहाँ से। तो ये सब देख के ब्लॉन्ड बंदा यहाँ से गुस्से में निकल जाता है आगे। तभी मोहन बोलता है कि हाँ ये उस प्रिटी ब्राउन गर्ल और ब्लॉन्ड बॉय का घर है, हाँ ये दोनों के साथ मेरी बनती नहीं है। मैं इन लोग से सी के पास मिला था एक टूर्नामेंट में और तब से मेरी इनसे बनती ही नहीं है। हम लोग स्टोन डीमन के रिफ्ट में मिले थे पेरू के अंदर। हाँ भाई ये लोग बड़े ही बेकार और मुझे बहुत परेशान करते हैं। वेल फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज अंदर जाते हैं। यहाँ ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे हर तरह के हंटर आए होते हैं, पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हंटर्स यहाँ पे आके इनका वेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमें दिखाते हैं कि आते हैं सीक्रेट एलिफेंट हंटिंग ग्राउंड के हंटर्स, जो कि मुझे लग रहा है कि इंडियंस है इनके कपड़े वपड़े देख के। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वॉरहॉर्न हंटिंग लॉज के हंटर्स, जो कि कोरियन लग रहे थे मुझे। फिर तीसरे नंबर पे हमें दिखाते हैं होली फायर हंटिंग ग्राउंड के हंटर्स, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और मैजिशियन टाइप के लग रहे थे मुझे, क्योंकि इसमें से एक बंदा लिटरली एक सॉसर की तरह कपड़े पहन के रखा है उसने, ये टकलू बॉय की बात कर रहा हूं मैं। और एक लड़की ने अपना मुंह छुपा के रखा है, वो तो लिटरली ग्लास को भी अपने 2 उंगलियों के बीच में पकड़ के रखी है, मतलब बहन तुम कर क्या रही हो। इसके बाद यहाँ पे आती है ये प्रिटी ब्राउन गर्ल, यहाँ पे आके देखती है, बोलती है ओए मो फैन पंखे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो पंखा बोलता है कि बहन तू भी तेरे भाई की तरह ही है, मुझे यहाँ पे आने का इन्विटेशन मिला था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कमीशन लेने के लिए, समझी। तो चलो अपना काम करो, तुम्हारी फैमिली ने मुझे यहाँ पे काम पे बुलाया टाइम पास करने के लिए नहीं। तो ये देख के लड़की बोलती है हाँ हमारे फैमिली मेंबर्स भी ना किसी को भी बुला लेते हैं यार। इतने में यहाँ पे आती है चिसाकी, ये यहाँ पे आके बोलती है हाय मोफैन कैसे हो तुम। तो मोफैन बोलता है अरे चिसाकी तुम यहाँ पे, तुमसे यहाँ पे मिलने का मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चिसाकी असल में ये पर्पल बाल वाली लड़की होती है जो कि बहुत ज्यादा प्रिटी दिख रही होती है। तभी मोफैन देखता है कि यहाँ पे हमारी चिसाकी के ग्रैंडफादर भी आए होते हैं। तो वो बोलता है अच्छा तो तुम तुम्हारे दादाजी के साथ यहाँ पे आई हो, लेकिन तुम लोग तो फायर हंटर्स हो राइट। तो वो बोलती है हाँ हम फायर हंटर्स और हमारी मोजो की फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फायर हंटिंग ग्राउंड्स पे। तभी हमारा मोफैन अपनी लिंग को इससे इंट्रोड्यूस कराता है, बोलता है ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जिनसे मैं मेरे ट्रेनिंग ट्रिप पे मिला था फायर कंट्री में जब मैं गया था। तो फिर लिंगनिंग बोलती है अच्छा। तभी ये देख के लिंगनिंग बोलती है ओ अच्छा तो ये वही लड़की है जिसने तुम्हें ऑलमोस्ट हरा दिया था है ना मोफैन। तो हमारा पंखा बोलता है बहन ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है तुझे। तभी लिंगनिंग पूछती है कि अभी तुम्हारा कौन सा जनरेशन चालू है किंग का। तो हमारी चिसाकी बोलती है कि 3rd जनरेशन चालू है। तभी हमारी लिंगनिंग बताती है कि जो हंटर किंग्स होते हैं वो हर 10 साल में एक बार इलेक्ट होते हैं। तो इस वक्त 3रा जनरेशन चालू है, मतलब कि जो इसके ग्रैंडफादर है वो 3रे जनरेशन के किंग है। इस वक्त जो चालू है वो है 7th जनरेशन चालू, मतलब 70 साल हो चुका है अभी। तभी मोफैन बोलता है कि एक सेकंड तुम्हारे पापा भी असल में हंटर किंग थे है ना हमारी लिंगलिंग। तो फिर हमारी चिसाकी बताती है कि हाँ पिछले 10 साल में 2 हंटर किंग्स आ चुके हैं। इतने में लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते कि तभी यहाँ पे आ जाते हैं ये इवेंट के ऑर्गेनाइजर लूकुन। वो यहाँ पे आके बोलते हैं कि मैं हूँ लूकुन और मैंने यहाँ पे तुम लोग को बुलाया है, हर जगह के बेस्ट हंटर्स को। वो बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे तुम लोग को बुलाया है और अब मैं तुम लोग को यहाँ पे रूल्स बताऊंगा इस कमीशन का। तुम सबके पास अपने अपने लेटर मिलने वाले हैं, तुम्हें वो लेटर खोलना है और उसके अंदर से अपना अपना कमीशन और अपना अपना टास्क पढ़ना है। तो ये सुन के लोग बोलते हैं मतलब हम सबको डिफरेंट टास्क दिए हुए हैं। तो हमारा लूकुन बोलता है हाँ तुम सबको मैंने डिफरेंट टास्क दिया है, तुम लोग अपना टास्क क्या है वो सामने वाली टीम को नहीं बता सकते, तुम उनके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इस मिशन से। प्लस मैंने यहाँ पे हर एक हंटर किंग के लिए स्पेशल टास्क बना के रखा है और तुम सब में से बेस्ट हंटर किंग्स को मैंने यहाँ पे बुलाया है। तो यहाँ पे जो हमारा मोफैन और लिंगलिंग होती है उनके जो ग्रैंडपा होते हैं वो अभी के एक एक्टिव हंटर किंग होते हैं उनके पार्ट के, तो उनको यहाँ पे बुलाया होता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ पाए होते तो उनके जगह पे मोफैन और लिंगलिंग आए होते हैं। ये सब सुन के यहाँ के लोग बोलते हैं ये सब रूल्स तो बहुत अजीब ही है कि हम किसी और से मदद नहीं ले सकते, किसी और के साथ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो तुम असल में कर क्या रहे हो, ये कोई टाइप का टूर्नामेंट जैसा कुछ है क्या। ये सब सुन के वो बोलता है लूकुन बोलता है कि सुनो भाई तुम्हें जो गैस करना तुम लोग करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस सबसे पहले तुम लोग अपना अपना इन्विटेशन कार्ड यहाँ पे सबमिट करो और अपना अपना टास्क वाला लेटर ले लो, उसके बाद तुम लोग तुम्हारे काम पे लग जाओ और तुम्हें चाहिए तुम यहाँ पे बस आराम से खाना वाना खाओ, जूस वूस पियो, मजे करो, तुम्हारा टास्क शुरू हो चुका है अभी से। मीनवेल हमें दिखाते कि ब्लॉन्डी बॉय बाहर बैठ के सब लोग के कार्स की फोटो ले रहा होता है, बोलता है भाई क्या बढ़िया कार है यहाँ पे। तभी वो देखता है कि जो हमारी प्रिटी ब्राउन गर्ल होती है वो लूकुन से एक चमाट खाती है। तो ये देख के मुझे बहुत शौक लगा कि लूकुन जो कि उसके अंकल है वो उसे चमाट क्यों मार रहे हैं। और ये देख के ब्लॉन्डी बोलता है कि मेरी बहन को अंकल ने चमाट क्यों मारा। तो ब्लॉन्डी जाता है उनसे पूछने के लिए, तो उसकी बहन बोलती है अपने काम से काम रख, ऐसा बोलकर यहाँ से निकल जाती है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारी लिंग गुस्सा हो जाती है, लेटर पढ़ के बोलती है कि हम लोग ये कमीशन नहीं कर सकते। तो हमारा मोफैन बोलता है कि ऐसा क्यों है। उसके बाद जब मोफैन वो लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मेरे सामने ये जो मॉन्स्टर है इसके पास एक रेड सोल है। मोफैन बोलता है कि मैं किसी इंसान की फाइनल लेटर पढ़ रहा हूँ क्या, ये क्या है इसके अंदर। उस लेटर में लिखा होता है कि जो ये मेरे सामने लाल सोल वाला मॉन्स्टर है मुझे
पहले आया कि ये कोई छोटा मोटा नॉर्मल एनिमी है, लेकिन नहीं, ये तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसको वापस ढूंढ के लाऊंगा। 7th जनरेशन कोल्ड हंटर किंग, और ये कोई और नहीं, ये हमारी लिंग लिंग के डैड का लिखा हुआ लेटर है। और लिंग लिंग के डैड इसी मिशन पे खत्म हो गए थे बहुत पहले, तो इसीलिए लिंग लिंग गुस्सा होती है। वो बोलती है ये वाला मिशन के बारे में इनको कैसे पता चला, इसके बारे में तो किसी को नहीं पता, और क्या ये कोई नकली लेटर है, ये हम लोग का मजाक कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। लिंग लिंग को कुछ पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है असल में, इसलिए वो एकदम से कंफ्यूज होती है और गुस्सा होती है। तभी वो लेटर में मोफैन और पढ़ता है कि ये जो मॉन्स्टर ये बहुत ही खतरनाक रेट पे बड़ा हो रहा है और बहुत ज्यादा खतरनाक बने जा रहा है, और इसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी लिंग लिंग बोलते हैं कि जिस तरीके से लेटर लिखा गया है ये डेफिनेटली मेरे डैड की लिखने का तरीका है, और टोन भी उन्हीं का है बात कर। अब हम करें तो करें क्या, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस लेटर में एंड में लिखा होता है कि आज मैंने उस मॉन्स्टर को ढूंढ लिया, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी बेटी यहाँ पे आएगी और उस मॉन्स्टर को मारेगी। तभी वहां पे वो बोलती है कि तुम मुझे ये बताओ कि हमें करना क्या इस कमीशन के अंदर। तो मोफैन और पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि जो मॉन्स्टर है मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ढूंढो, ढूंढ के इसको ट्रैक डाउन करो और इसको खत्म करो। हाँ, यही मेरी तुमसे एक आखिरी उम्मीद है। उसमें एंड में लिखा होता है कि मेरे हंटर दोस्त, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो इसका ये मतलब है कि मैं वापस नहीं आ पाया और मैं ये मिशन करते करते खत्म हो गया। प्लीज मेरी मदद करो मिशन कंप्लीट करने में, और तुम्हें रिवॉर्ड में जो चाहिए तुम्हें वो पावर मिल जाएगी। ये सब सुन के हमारी लिंग लिंग रोने लगती है, बोलती कि मैं क्या करूं, मुझे मेरे डैड की याद आ रही। तभी हमारा मोफैन बोलता है बहन रो मत, अगर तुम रोगे तुम्हारे दिमाग पे असर पड़े और तुम्हारे पास दिमाग वैसे भी नहीं है, तो तुम जरा शांत हो जाओ। हम उस रेड डीमन बीस्ट को ढूंढेंगे और उसके रेड सोल को कॉन्कर करके रहेंगे। तभी मोफैन बोलता है कि ओके, अब मुझे समझ में आया कि हमारी मोजुकी फैमिली को यहाँ पे क्यों बुलाया है। मोजुकी फैमिली वही फैमिली है जो कि हमारी चिसाकी की फैमिली है। वो बोलता है कि इसमें रेड सोल को मेंशन किया और रेड सोल से मोजुकी फैमिली कनेक्टेड है, तो ये रेड सोल से मोजुकी फैमिली कैसे कनेक्टेड है मुझे नहीं पता। वेल, तो फिर हमारी लिंग लिंग पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि वो मिजुशी फैमिली असल में मिली कैसे हुई है रेड सोल वाले मॉन्स्टर के साथ। तो हमारा हीरो बोलता है कि ये असल में एकेडमी ट्रेनिंग के टाइम की बात है, जब मैं फायर कंट्री में गया था उनके हंटर एग्जाम्स के टाइम पे, और तब मैंने देखा था वहां पे ये सब चीजें। तभी वो बताते कि वो उस दिन जब वहां पे हंटर के कंपटीशन के अंदर गया हुआ था, तो वहां पे वो कंपटीशन में आराम से अपना मैच जीत रहा था, उसका मैच आराम से चल रहा था। हमारे हीरो के सामने थी हमारी वही चिसाकी, वो और हमारे हीरो एक फाइट में थे, जहाँ पे हमारा हीरो बोलता है कि हाँ, मैं तो आराम से जीत जाऊंगा, और चिसाकी बोलते ट्राई कर लो। वेल, फिर हमें ये लोग अगले सीन में मैच का सब कुछ दिखाते कि असल में मैच में क्या क्या हुआ था। हमारा हीरो असल में भड़क रहा होता है हमारी चिसाकी के ऊपर, कहता है कि इस पूरे के पूरे मैच में और पूरे टूर्नामेंट में मुझे सिर्फ एक इंसान जो बिल्कुल पसंद नहीं, वो हो तुम। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पास रैंडमली आई और आके तुमने मुझे गाली देना शुरू कर दिया, तो मैं अब तुम्हें माफ नहीं करूंगा और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसका क्या अंजाम होता है बहन। मीनवाइल हमारी चिसाकी बोलती है तुझे किसी और को अपना ओपोनेंट चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी तेरे पास टाइम है, अगर मैं भड़क गई ना बेटा तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। हमारा हीरो बोलते है कि ओए, मैंने तेरे को इसलिए चूज किया क्योंकि मैं तेरे को आराम से हरा सकता हूँ। मीनवाइल यहाँ पे ऑडियंस में लोग बोलते हैं कि भाई इस बंदे ने तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, इसने चिसाकी को चूज किया, यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदी, भाई चिसाकी तो इसकी वाट लगा देगी। वेल, फिर हमारा हीरो उसके सामने अपनी बड़ाई मारता है, बोलता है कि अगर तू अभी माफी मांग ले तो मैं तेरे को जाने दूंगा वगैरह वगैरह। हमारी फिर हीरोइन मतलब चिसाकी बोलते है कि तू मुझे जाने देगा, वाओ कितना अच्छा है तू तो लड़कियों की इज्जत करता है, मुझे छोड़ देगा, वाओ। ऐसे करके वो भी यहाँ पे अपना शान मार रही होती है। ये दोनों लिटरली एक दूसरे के ऊपर फाइट करने के पहले ऑरा फार्म कर रहे होते हैं। आई मीन ब्रो, कर लो अपना ऑरा फार्म भाई, मुझे क्या। इसके बाद फिर मोफैन रेडी होता है अपना फाइट करने के लिए। हमारा पंखा हुआ अपना थंडर वाला मूव निकालता है और भाग भाग के जाता है और लड़की के ऊपर अपना थंडर वाला मूव मारता है, जिसको ये आराम से ब्लॉक कर लेती है अपने पैर से एक यहाँ पे लोटस बना के, और ये इस फ्लावर के ककून के अंदर छुप जाती है और हमारे पंखे का ये थंडर मूव यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तभी वो बोलते ठीक है, तुम एक फूल के अंदर हो तो मैं तुम्हारे ऊपर थंडर नहीं फायर वाला मूव यूज करूंगा, ऐसा अपना फायर वाला मूव मारता है उसके ऊपर। लेकिन उसके पहले हमारी ये चिसाकी उसके कपून से बाहर निकलती है, और बाहर निकलते ही वो एक हाजमुला की गोली हमारे हीरो के पैर के पास फेंकती है, जो जमीन पे गिरते ही जमीन पे क्रैक लेके आता है, और उसमें से निकलती है बहुत सारी पेड़ों की रूट्स और वाइन्स। ये हमारे हीरो का पीछा करती है। तभी हमारा हीरो भागने के लिए अपना बीस्ट बूट्स को यूज करता है, जो उसको पिछले वाले सीजन में मिला होता है एक बॉस को मार के। वो इन बूट्स की मदद से तो इसको आराम से डॉज कर करके निकल लेता है, लेकिन ये वाइन्स उसका पीछा कर रही होती है हर जगह पे। हमारा हीरो भागते भागते कॉर्नर में फंस जाता है और ये सारी की सारी लपटें उसको पकड़ लेती है, लेकिन वो इनके ऊपर से जंप मार के अपना फायर वाला मूव निकाल के फायर वाला अटैक मारता है इस चिसाकी के ऊपर। लेकिन चिसाकी खुद को बचाने के लिए जमीन में से और बहुत सारी लपटें निकालती है, और फायर वाला मूव उसके सारे के सारे वाइन्स को और तो और रूट्स को जलाना स्टार्ट करता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे जो ग्रैंडफादर होते हैं चिसाकी के, वो बोलते हैं कि ये बच्चे में ताकत तो है, ये कोई खराब बच्चा नहीं है, इसको पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अब पूरे के पूरे अरीना के अंदर हर जगह आग लग चुकी होती है और बहुत धुआं भी उड़ रहा होता है। सब लोग एकदम से कंफ्यूज होते हैं कि हो क्या रहा है फाइट के अंदर। लेकिन हमारी चिसाकी उसके बीच में से निकलती है, बोलते हैं कि तुम्हारे
तुम्हारे मुंह से तो सिर्फ बदबू आती है और गंदी चीजें बाहर निकलती है। ऐसा बोल के वो एक और हाजमुला की गोली हमारे हीरो के पैर के पास फेंकती है। हमारा हीरो उसको डॉज करके आगे बढ़ता है, लेकिन वो गोली उसके पीठ पे गिरती है और उसमें से बहुत सारी रूट्स और वाइन्स बाहर निकल के हमारे हीरो को जकड़ना शुरू करते हैं और ये हमारे हीरो के ऊपर एक ककून बना के उसको बंद कर देते हैं और हमारा हीरो इसी के अंदर फंस जाता है, जो देख के यहाँ की ऑडियंस तो पागल हो जाती है। कहते कि लेट्स गो, हमारी चिसा की दीदी हमेशा बेस्ट थी और बेस्ट ही रहेगी भाई। तो अब क्या होगा, हमारा हीरो इन वाइन्स के अंदर फंस जाएगा? मुझे नहीं पता। वेल, इसके बाद यहाँ पे जो हमारे ग्रैंडफादर होते हैं उनके बगल में एक आदमी खड़ा होता है। वो बोलता है कि स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये लड़की असल में है कौन? तो ग्रैंडफादर बोलते हैं असल में ये कोई स्टूडेंट नहीं है, ये यहाँ पे नेशनल लेवल की टीचर है। तो ये सुन के बोलता है एक मिनट, अगर ये टीचर है तो ये स्टूडेंट होकर कैसे फाइट करिए? तो इलीगल, ये तो गलत है। तभी वो बोलता है कि भाई तुम्हारा जो टीममेट है पंखा, उसको पता है कि ये टीचर है, उसने जानबूझ के इसको चूज किया फाइट करने के लिए इसके साथ, तो इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है, ये तुम्हारे टीममेट का ही डिसीजन था, तो तुम जान लो भाई, इसमें हमारी गलती नहीं है। तो ये सुन के हमारा ये बंदा बोलता है भाई पंखा तू कितना ऑरा फार्म करेगा भाई। वेल, इसके बाद हमारी चिसा के बोलती है कि अरे मोफैन पंखे, अब तो तेरा पंखा घूमना भी बंद हो गया होगा, एक काम करो मुझसे माफी मांग लो और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर आने दे दूंगी। तो मोफैन बोलता है माफी तुमसे मांगू, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये सुन के हमारी चिसा को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलते कि अब रुक तू, अब मैं इतने सारे हाजमा की गोली तेरे ऊपर फेंकूंगी, तेरे नाक से, कान से, आंख से और तेरे बॉडी के हर एक जगह से सारे के सारे रूट्स बाहर आएंगे और तू उन सब में जिंदगी भर के लिए फंस जाएगा। ये सब देख के यहाँ के जो नेवी के लोग होते और बाकी सब होते वो लोग बोलते हैं भाई यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें नहीं हो रही है इन बच्चों के बीच में। इतने में हमारा मोफैन अपना फायर वाला पावर यूज करके इस चिसाकी के इस पूरे के पूरे रूट वाले बॉल को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकलता है और बोलता है कि तुझे क्या लगा तेरे ये घास भूस मुझे रोक सकते? ना 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 ना, अब तूने मुझे गुस्सा दिला दिया चिसाकी, अब तू देख। ऐसे बोल के वो हवा में जंप मारता है और अपना लाइटनिंग और फायर मैजिक को एक साथ कंबाइन करके नेक्स्ट अटैक मारता है, जो कि बहुत बड़ा सा फायर का बारिश का वॉर्टेक्स होता है। यहाँ पे लिटरली ऊपर से आग की बारिश हो रही थी, जो देख के सब लोग टेंशन में आते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अब ये क्या हो गया, ओ माय गॉड, अब हम क्या करें। इसने वो टाइम यूज किया जब वो उस गोस्ट वुड के अंदर अटका हुआ था और उसने ये पूरा ट्रैप बनाया यहाँ पे आके और एक हाई लेवल टेक्निक यूज किया अपने ओपोनेंट के अंदर। ये बंदा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। मीनवाइल हमारी चिसाकी यहाँ पे अपना एक बैरियर बनाती है खुद को बचाने के लिए मोफैन के अटैक से। पानी का बैरियर होता है जो कि फायर को कब से निगेट कर रहा है, लेकिन हमारा हीरो बोलता है कि ना ना ना, मैं नहीं रुकने वाला। ऐसा बोल के वो अपना बीच टेम्पलेट यूज करके जंप मार के इसके वाटर के बैरियर को तोड़ता है और चिसाकी उड़ के दूर गिरती है। फिर वो यूज करता है फायर सर्च। इतने में बोलता है कि अब तुम अपने आप को सरेंडर कर दो वरना मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊंगा अपने आप को तुम्हें मारने से। लेकिन इतने मोफैन देखता है कि उसके आसपास से फायर उसके अंदर आ रहा होता है, तो वो बोलता है ये क्या हो रहा है। तभी चिसाकी बोलती है कि तुम्हारी गलती नहीं, तुम अपने पावर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, एक काम करो, खुद को शांत करो और अपने आसपास फायर के एलिमेंट को फील करो। तुम अभी उस रेल्म को टच करने वाले हो, तुम एक ऊपर के लेवल पे आने वाले हो। तो मोफैन हंसते हंसते बोलते हैं ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये सब देख के यहाँ पे सब बच्चे बोलते हैं ये हो क्या रहा है। मीनवाइल यहाँ पे जो बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं कि एक मिनट, चिसाकी उस बच्चे को एक्चुअली सिखा रही है कि उसको रेल्म में कैसे घुसना है, ये क्या बात हुई। तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं आई मीन आफ्टर ऑल वो एक टीचर जो है और वो सही में अपनी चीज सिखा रही है बच्चों को, उसके लिए हर स्टूडेंट एक बराबर है, भले ही वो उसका स्टूडेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जिसके अंदर पोटेंशियल है जो आगे बढ़ सकता है उसको वो देख ले तो वो डेफिनेटली उसको सिखाएगी कि रेल्म में कैसे घुसना है। वेल, इसके बाद में दिखा जाए कि रात के टाइम पे हमारा मोफैन मस्त चलता फिरता रहता है सिटी के अंदर और बोलता है कि डैम आज तो मजा आ गया, आज मैं ऑलमोस्ट रेल्म के अंदर घुस चुका था, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार, मैं एक नेक्स्ट लेवल पे आने ही वाला हूँ। इसके बाद मोफैन मस्त यहाँ चलता रहता है और बोलता है कि यार ये जो चिसाकी बंदी है बड़ा हाई एंड माइटी एक्ट करती है, लेकिन वैसे वो है तो अच्छी लड़की। ऐसे बोलते बोलते चल रहा होता है कि तभी यहाँ पे हर जगह सायरन बजने लगता है, जो देख के मोफैन भागना स्टार्ट करता है। वेल, फिर इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि सायरन इसीलिए बजा होता है क्योंकि इनका जो ये एरिया होता है यहाँ पे जो नेवी के लोग होते हैं उन लोगों ने स्पॉट किया होता है कि इनके ऊपर मल्टीपल बीस्ट का अटैक हो रहा है। लेकिन तभी इनका जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि हमारे ऊपर बहुत सारे बीस्ट अटैक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल मॉन्स्टर अटैक कर रहा है हमारे ऊपर, शायद इसीलिए हम लोग इस तकलीफ में है। तो ये सुन के लोग बोलते हैं कि एक सिंगल मॉन्स्टर, ये तो बहुत बड़ी बात है यार। तभी हमें दिखता है कि मोफैन यहाँ पे आता है, बोलता है प्लीज मुझे भी अंदर आने दीजिए, मुझे भी आपसे के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ना है, मैं उस मॉन्स्टर को हराने में आपकी मदद करूंगा। लेकिन यहाँ पे इनके गार्ड्स मोफैन को रोक देते, बोलते पंखे ये तेरे बस की बात नहीं है, तू एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बन के स्टूडेंट का काम कर, यहाँ पे अंदर घुसने की जरूरत नहीं है तुझे। कैप्टन बोलते कि इसको यहाँ से लेके तो ये इसके बस की बात नहीं है। उसके बाद कैप्टन अपने लेजेंडरी फ्लाइंग टाइगर ग्रिफिन टाइप बीस्ट को समन करते हैं और उसके ऊपर बैठ के जाते हैं। आई मीन ब्रो, ये बीस्ट क्या खतरनाक दिखता है भाई, इसको देखो, मुझे बैठना है इस बीस्ट के पास। इसकी लिटरली 2 पूंछें हैं भाई, 2 पूंछ, व्हाट, 2 सींग तो होते ही है बट ठीक है भाई 2 पूंछ है इसके पास। और इसको यहाँ पे देख के हमारा पंखा ही बोलता है भाई ये कितना कूल बीस्ट है यार, मुझे भी चाहिए। आई मीन ब्रो, समझ सकता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पे एक बंदा हमारे मोफैन का चलते चलते ब्रिज के पास जाता है और ये लोग बात करते, तभी यहाँ
बोलता है कि एक सेकंड, ये ब्रिज नीचे क्यों है? तो वो बोलता है हाँ यार ब्रिज नीचे क्यों, यहाँ पे ब्रिज को देख के बातें कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि यार ये ब्रिज में तो हमें जाना अलाउड नहीं। तभी यहाँ पे जो ये बंदा होता है वो बोलता है शायद अभी यहाँ पे गार्ड की ड्यूटी चेंज होने वाली, इसके लिए वो लोगों ने ब्रिज को नीचे किया ताकि दूसरा गार्ड आके अंदर जा सके। तो मोफैन बोलता है हाँ ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो अंदर प्रिजन है और प्रिजन में ऐसे जाना अलाउड है नहीं। लेकिन इतने में यहाँ पे जो प्रिजन वाला एरिया होता है उसके अंदर से लाइट चमकती है और बहुत सारी बिजली और लाइटनिंग अटैक बाहर आता है, जो देख के यहाँ के गार्ड्स भाग भाग के आगे निकलते हैं। इतने में सब गार्ड्स भाग रहे होते हैं कि उनके ऊपर वापस से वही गोश्ट वुड वाले वाइन्स का हमला होता है, जो कि चिसाकी का अटैक होता है। और यहाँ पे बिजली के अंदर ये 4-5 गार्ड्स जाके मर जाते हैं, जो देख के मोफैन बोलता है कि एक सेकंड, ये अटैक तो चिसाकी का अटैक है, ये कौन कर रहा है यहाँ पे? ये सब सुन के यहाँ पे जो इसके साथ गार्ड होता है वो बोलता है ओए मोफैन तुम ऐसा मत बोलो, और ये सब तो तुम्हें कमांडर के सामने बिल्कुल नहीं बोलना है, वरना कमांडर हम लोग की वाट लगा देंगे। ऐसा बोल के गार्ड यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जैसे ही गार्ड यहाँ से भागता है वैसे यहाँ का गेट बंद होने लगता है और फिर ये लोग भी यहाँ से निकल लेते हैं। मोफैन बोलते हैं ये हो क्या रहा है? फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं मोफैन अपना शैडो टेक्निक यूज करके हमारी चिसाकी के रूम में जाता है। जब वो जैसे इसके रूम में घुसा तो देखता है कि असल में चिसाकी इस वक्त नहा रही होती है। तो मोफैन बोलता है एक सेकंड, अगर चिसाकी नहा रही है तो वो डेफिनेटली वहां पे आके अटैक तो नहीं कर रही होगी। आई मीन ब्रो तेरा टाइमिंग बहुत खराब है, तो लिटरली सबसे ब्यूटीफुल बंदी के रूम में घुसा जब वो नहा रही है। या तो इसका टाइमिंग परफेक्ट है या तो खराब है। भाई आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, इसका टाइमिंग अच्छा ही खराब है? वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी चिसाकी नहा के बाहर निकलती है और वो देख लेती है मोफैन को अपने रूम में। तो मोफैन उसको देख के घबरा जाता है और बोलता है अरे 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 इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन इतने में चिसाकी अपने आसपास अपना कपड़ा बांधती है और बोलती है मैं तुझे 5 सेकंड देती हूँ अपनी जान बचाने के लिए, अगर तेरा एक्सप्लेनेशन सही रहा तो तू बच जाएगा, वरना तू तो खत्म हो रहा है भाई। तो हमारा मोफैन हड़बड़ाता है, बोलता है रुको 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 मेरी बात सुनो। इतने में चिसाकी ने अपने सारे के सारे गोश्ट वुड के अटैक को मोफैन के आसपास भेज दिया होता है। वो कहता है कि देखो असल में मैं गया था वहां पे ब्रिज के पास, तो मैंने वहां पे देखा कि किसी ने तुम्हारे तरह सेम अटैक मारा हुआ, तो मैं बस यहाँ पे आया था चेक करने के लिए कि वो तुम ही हो कि नहीं। तो तुम तो यहाँ ना आ रही हो, तुमने वो अटैक नहीं किया होगा। तो ये सुन के वो बोलती है कि ठीक है तुम्हारी बात सही तो है, लेकिन तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो वो बोलती है कि मेरे रूम में तुम कर क्या रहे हो बताओ तो मोफैन बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम नहा रही हो, मैं तो बस यहाँ पे चेक करने के लिए आया था, मेरी बात मान जाओ। तो हमारी चिसाकी बोलती है हाँ वैसे तुम्हारी बात में दम है, तो मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ। तो मोफैन परफेक्टली डिस्क्राइब करता है कि उसका जो उसने गोश्ट वुड देखा होता है वो कैसा होता है। तो हमारी चिसाकी बोलती है ठीक है मैं तुम्हें माफ करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें पनिशमेंट भी दे रही हूँ। तुम्हारा पनिशमेंट कि तुम्हें मेरे साथ चलना है उस प्रिजन के पास और जाके वहां पे छानबीन करनी है। तो मोफैन ये सुन के खुश हो जाता है, बोलता है भाई यही तो मैं करना चाहता हूँ, मुझे तो बस ये सब करने मजा आता है। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि मोफैन की यहाँ पे जान निकल रही थी। वो बोलता है तुम डोंगी सिटी के लोग ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, तुम डायरेक्टली मेन रोड से क्यों नहीं जा रही हो अंदर, तुम मुझे पहाड़ क्यों चढ़ा रही हो, वो भी इतना खतरनाक वाला। तो हमारी चिसाकी बोलती है वेल ये तो करना ही पड़ेगा, यही एक तरीका है अंदर तक जाने का, वरना और कोई तरीका तो मुझे पता नहीं है, हमें ऐसे ही घुसना पड़ेगा। तो मोफैन बोलता है अबे इतना ऊपर तक हम कैसे जाएंगे भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम नीचे छोड़ दो। तो वो बोलते ओए चुप हो जा। ऐसा बोल के वो अपने मस्त प्लांट्स को यूज करते और फिर ये लोग एक एक करके यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहे होते हैं। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं ऊपर प्रिजन के पास। फिर यहाँ पे अंदर घुसन के लोग छुप छुप के आते हैं। तभी हमारी चिसाकी बोलते कि देखो यहाँ पे ये जो प्रिजन है यहाँ पे उन मेजेस को बंद कर जिन लोगों ने कम से कम 100 या उसके ऊपर मेजेस को मारा हो। तो ये सुन के हमारा पंखा बोलता है ये तो डीमन लेवल के बंदे हो गए भाई, इन लोग के सामने हम क्यों आ रहे लड़ने के लिए, और तुम्हारे भाई को यहाँ पे क्यों बंद रखा है? तो वो बोलती तुम्हें कैसे पता कि मेरा भाई यहाँ पे है? तो हमारा मोफैन बोलता है तुम्ही ने बताया था कि ये गोश्ट वुड तुम्हारा भाई यूज करता है। तो मोफैन कहता है कि अगर तुम्हारा भाई यहाँ पे बंद है तो उसने भी कभी 4 लोग को तो मारा हुआ तो होगा क्या? तो ये कहती कि हाँ मेरे भाई यहाँ पे बंद है, लेकिन वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो यहाँ पे जासूसी करने के लिए आया था और वो फंस गया मुझे लगता है, और कुछ नहीं, चलो मेरे साथ तुम अंदर, हमें जाके चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे बोल के ये लोग अंदर जाते हैं चीजें चेक करने के लिए। तभी ये बोलते हैं कि इसका जो भाई है वो असल में यहाँ पे एक गार्ड था और वो यहाँ पे अपना जासूसी कर रहा था, लेकिन अभी उसने रिसेंटली 4 गार्ड्स को मारा तो उसको एकदम अंदर वाली लेयर में वो लोग लेके गए होंगे। फिर लोग एक एक करके एक एक सेल को चेक करते, लेकिन कहीं पे भी हमारी चिसाकी को उसका भाई नहीं दिखा। फिर हमें दिखाते हैं प्रिजन के एकदम अंदर का एरिया जहाँ पे 4 और गार्ड्स यहाँ पे खड़े होते हैं इस एरिया को गार्ड करते हुए, और इतने में इन सब गार्ड्स को फील होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है और उनके आसपास एनर्जी बढ़ रही है। तभी इन गार्ड्स के ऊपर हमला होता है। ये लोग रेडी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर से बहुत सारे शैडो के पिंस नीचे गिरते तो ये सब के सब गार्ड्स फंस जाते हैं। जो तीसरा गार्ड बचा होता है वो अपना अलार्म निकाल के बजा रहा होता है कि तभी उसके ऊपर गोश्ट वुड का हमला होता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जो अटैक हुए हैं ये मोफैन और तो और हमारी चिसाकी ने करवाए हैं इनके ऊपर। फिर हमारी चिसाकी भाग भाग के जाती है अपने भाई से मिलने के लिए। वो गेट के पास जाती है तो देखती है कि उसका भाई इस गेट के पीछे छुपा होता है। वो बोलती है भैया आप अंदर क्या कर रहे हो? तभी उसका भाई बोलता है चिसाकी ये तुम हो? तो यहाँ पे भाई बहन का अच्छा खासा रियूनियन होता है। हमारी चिसाकी अपने भाई को देख के रोती है, बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे वो लोगों ने बंद क्यों रखा है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मुझे यहाँ के जो मेन हेड है उनका सीक्रेट मालूम पड़ गया था, वो यहाँ पे सबके सब प्रिजनर्स को बंद करके रखते ताकि वो उनके अंदर से एनर्जी खींच के इस कंडेंसेशन पर्ल को रिफाइन कर सके। तो वो बोलती कंडेंसेशन पर्ल वो क्या होता है, क्या ये वही चीज जिसके बारे में हमारे दादाजी बात कर रहे थे? तो हमारा ये भाई बोलता है हाँ मैंने उस कंडेंसेशन पर्ल को छुपा के रखा है, और तिकाकी जो यहाँ का मेन बंदा है वो इस कंडेंसेशन पर्ल को लेने की कोशिश कर रहा है और वो चाहता है कि वो इस पर्ल को लेकर यहाँ से एस्केप कर ले, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी हमारी चिसाकी बोलती है भैया मैं आपको कैसे बचा सकती
सकती हो मुझे बताओ। तो इसका भाई बोलता है देख यहाँ पे तुम मुझे बचा नहीं सकते, यहाँ पे एक ही तरीका है कि तुम मुझे यहाँ पे भूल जाओ, क्योंकि इसमें से सिर्फ चिसाकी मुझे तुम नहीं यहाँ का तकाकी ही बाहर निकाल सकता है, जो कि यहाँ का गार्ड है और मेन हेडमास्टर है इस जगह का। मुझे बचाने का तुम्हारे पास एक ही तरीका है कि तुम मेरे पास से इस कंडेंसेशन पर्ल को ले लो और इसको लेके जाओ साका मैनेजमेंट वाली एजेंसी में। ऐसा इसका भाई बोलता है। इसका भाई बोलता है कि मैंने उस पर्ल को मेरे बॉडी के अंदर छुपा के रखा था। ऐसा बोल के वो अपना मुंह खोलता है और अपने मुंह के अंदर से एक फायर का और बाहर निकालता है, जो कि गोल गोल घूम के जाता है और हमारे लॉकेट बॉय का लॉकेट इसको देख के चमकने लगता है। इसका यही मतलब है कि लॉकेट बॉय को इसके अंदर की एनर्जी मालूम पड़ रही है, जो कि बहुत हाई लेवल की है। तभी हमारी बहन बोलती है कि हाँ मैं जा रही हूँ साका वाले एजेंसी में ये पर्ल को लेके, लेकिन हमारा हीरो उसको रोकता है, बोलता है कि नहीं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरे पास कोई टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, मुझे मेरे भाई को बचाना है। ऐसा बोल के वो पर्ल को पकड़ती है अपने हाथ में और लेके भागना शुरू करती है। तो हमारा हीरो उसका पीछा करता है, लेकिन पूरा वक्त उसका जो लॉकेट होता है वो इसको देख के वाइब्रेट कर रहा होता है बार बार। तो वो बोलता है कि अभी मैं क्या करूँ, इसका कुछ ना कुछ मतलब तो है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। हमारी चिसाकी इसको भाग भाग के जा रही होती है और वो सिटी के अंदर आती है, लेकिन वहीं पे उसको एक बेवड़ा आदमी मिलता है जो कि उसको बोलता है कि ओए मेरे साथ जूस पिएगी सुंदर लड़की। तो हमारी चिसाकी उसको पकड़ के धक्का मारती है और उसके ऊपर अपने गोस्ट वाइन से हमला करती है। तो ये देख के सब लोग बोलते हैं तुम क्या कर रही हो बहन, तुम ये क्या कर रही हो। तो यहाँ पे हमें ये दिखाते हैं कि चिसाकी जो होती है वो असल में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है, उसकी आंखें लाल और काली हो गई होती है। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वो पर्ल का असर हो रहा है और ये ईवल बन रही है। वो यहाँ पे सबके ऊपर हमला करना शुरू करती है, वो हर जगह से अपने गोस्ट वाइन को बाहर निकालते, लोगों के ऊपर हमला करते और उनको मार रही होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मर रहे होते हैं और कार का भी क्रैश होता है। तभी हमारा मोफैन आ गया था, बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे ऊपर उस वाइन का हमला हो रहा है, तुम उस पर्ल को अपने अंदर से बाहर निकालो। तभी हमारी चिसाकी बोलते हैं ओए लड़के अपने काम से काम रख और मेरे पास से दूर हो जा, समझा। तभी हमारा हीरो बोलता है कि इसका यही मतलब है कि वो पर्ल ने तुम्हारे सोल को और तुम्हारे स्पिरिट को करप्ट कर दिया और अब मुझे वो पर्ल को तुम्हारे पास से निकालना पड़ेगा। ऐसा बोल के हमारा मोफैन यहाँ पे आगे बढ़ता है। वो अपने शैडो के स्वॉर्ड्स को नीचे गिरा था, लेकिन चिसाकी उसको रोक देती है। वो अपने वाइन से हमला करती है और यहाँ की बिल्डिंग सब तोड़ देती है। ये सीन बहुत खतरनाक होता है। मोफैन यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर बच के भाग रहा होता है, लेकिन मल्टीपल बिल्डिंग यहाँ पे टूट रही होती है। तो वो बोलता है मैं करूँ तो करूँ क्या यार, यहाँ पे अगर मैंने कुछ किया नहीं तो मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। तभी वो अपने ग्रे वुल्फ अपने रंगा को समन करता है। फाइनली रंगा की भी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अब रंगा को समन करके हमारा हीरो रंगा के ऊपर बैठता है और बड़ा सा जंप मारता है, लेकिन चिसाकी यहाँ पे फायर का अटैक मार के छेद करे तो उसके अंदर से बहुत सारे अपने गोस्ट वाइन्स को बाहर निकालती है। तो हमारा हीरो रंगा के साथ उस वाइन्स के ऊपर कूदता है। हमारा मोफैन ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, तो वो अपने रंगा को अपने अंदर बुला लेता है और फिर वो यूज करता है वो छोटी बच्ची को, जिसको हमने देखा था कि सीजन 6 के एंडिंग में आती है, और वो एक बड़ा सा फायर का आर्मर अपने आसपास क्रिएट करता है और छोटी बच्ची भी हमारे हीरो को प्रोटेक्शन देती है और उसके साथ कंबाइन होती है और यहाँ पे वो पूरा फायर का ऑरा बनाती है इसके आसपास। मीनवाइल मोफैन भी अपने सामने एक मैजिकल चक्रा खोलता है, जिसके थ्रू वो अपने हाथ में एक वेपन लेकर आता है जो कि एक स्वॉर्ड होता है। उसके थ्रू वो यहाँ पे काट काट के आगे निकलता है। और यही नहीं, हमारा हीरो लिटरली अपने पीठ पे पंख भी लेके आता है। आई मीन ब्रो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हो गया, और उसके पंखों में से जो फेदर निकल के बाहर आते हैं वो सब यहाँ पे सारे के सारे गोस्ट वाइन को जला रहे होते हैं। आई मीन ब्रो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हो चुका है ये तो अभी। फिर ये उड़ते उड़ते बाहर आता है और ये देख के हमारी चिसाकी कंफ्यूज हो जाती है, बोलती है ये क्या हो रहा है। मीनवाइल मोफैन अपने हाथ में एक और मैजिकल सर्कल बनाता है और उससे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और लेकिन इसको रोकने के लिए हमारी चिसाकी यहाँ पे वाटर का मैजिकल सर्कल और बैरियर बनाती है, जिसके कॉन्टेक्ट में आते ही मोफैन का आग रुकता नहीं है। वो चिसाकी का पीछा करता है, उसके बैरियर को तोड़ के उसके पीछे भाग रहा होता है। चिसाकी बच बच के जाती है, लेकिन तभी हमारा मोफैन बोलता है अब तुम फंस चुकी हो। ऐसा बोल के वो अपने हाथों से इलेक्ट्रिक वाला हमला करना भी शुरू करता है और चिसाकी के ऊपर मल्टीपल अटैक्स हो रहे होते हैं। इसके बाद चिसाकी बचने के लिए हवा में उड़ती है, लेकिन यहाँ पे हमारे मोफैन का इलेक्ट्रिक अटैक उसको लगता है और वो यहाँ पे बन जाती है। फिर हमारा पंखा अपने दूसरे हाथ से फायर का बड़ा सा भवंडर बनाता है और उसको फेंकता है इस चिसाकी के ऊपर, और चिसाकी जल जल के गिरने लगती है। और वो जैसे ही नीचे गिर रही होती है उसके ऊपर से उसका गोस्ट वाइन एकदम से जल चुका होता है। वो खड़ी होती है, बोलती है हाँ, अब तुम नहीं बचोगे, ऐसा बोलती है वो। लेकिन हमारा मोफैन उसके ऊपर एक और स्पेस मैजिक का हमला करता है, जो कि उसके पास उड़ते हुए आता है और उसकी पूरी बॉडी को जलाना स्टार्ट करता है। और इसी चलते चलते के बीच में वो जैसे ऊपर से नीचे टपा खाती है तो उसके अंदर से वो पर्ल बाहर आता है जिसने उसको करप्ट कर दिया होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे मोफैन ने उस पर्ल को एक रुमाल में बांधा होता है और वो यहाँ पे चिसाकी के ग्रैंडफादर के साथ बैठा होता है और उनसे बात कर रहा होता है। इसके बाद ग्रैंडपा हमारी चिसाकी को चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुम इतनी गधे की तरह कैसे आया कर रही, तुम्हें तो इस सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए था, तुम्हारे वजह से पूरा का पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो सकता था। थैंक यू सो मच पंखे, तुमने हमारी हेल्प की, वरना आज तो ये मेरी गधी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देती। तो हमारी चिसाकी अपने ग्रैंडफादर को सॉरी बोलती है। उसके बाद हमारा पंखा पूछता है कि वैसे मुझे ये बताइए कि असल में ये सब चीजों के साथ हो क्या रहा है। तो फिर हमारे दादाजी कहते हैं कि क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि हर इंसान के अंदर उनका सोल होता है और जो मेजेस होते हैं उनका जो सोल होता है उसी के थ्रू उनको पावर मिलती है बहुत ज्यादा। और हर मेज का सोल प्योर नहीं होता, कुछ लोगों का सोल करप्टेड होता है जिसके अंदर
ईवल चीजें आने के बाद वो ईवल मेजेस में कन्वर्ट होते हैं और ऐसे ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी कन्वर्ट हो जाते हैं और जिनका सोल करप्टेड होता है वो दूसरे करप्टेड ईवल विज़र्ड्स का सोल को एब्जॉर्ब करते हैं और ऐसे ही वो जो पर्ल बना था वो तुम्हारे अंदर रिसेंटमेंट लाता है, ग्रीड लाता है, एंगर लाता है और किलिंग के डिजायर्स लेके आता है और ऐसे ही वो तुम्हें और खराब बनाता रहता है। यही पर्ल की मैं बात कर रहा हूँ जो ये हमारे हाथ में है इस वक्त। तो तुम ये जो पर्ल देख रहे हो इसके अंदर वो सारी की सारी चीजें घुसी हुई है। ये किसी भी इंसान के हाथ में जाके उसके दिमाग को फिरा देता है और यही दिक्कत की वजह से हमारी चिसाकी भी इसके अंदर फंस गई थी। इसके बाद हमारा मोफन बोलता है कि ओके तो जो फायर नेशन है उसके अंदर बहुत सारे ईवल लोग हैं क्योंकि यहाँ पे प्रिजन के अंदर तो बहुत सारे ईवल लोग बंदी है। तभी हमारे दादाजी कहते हैं कि थैंक यू सो मच कि तुमने हमारी चिसाकी को बचा लिया इस वक्त, वरना वो एक और रेड सोल वाले बीस्ट में कन्वर्ट हो गई होती। तो ये सुन के मोफन बोलता है रेड सोल वाले बीस्ट ये क्या होते हैं? तो दादाजी बोलते हैं कि जो भी रेड बीस्ट होते हैं वो हर एक चीज को कंट्रोल करते हैं, वो पैरासाइट की तरह होते हैं और जिसके भी ऊपर वो अटैक करते हैं, जिसके भी अंदर रेड बीस्ट कन्वर्ट हो जाता है वो इंसान के डेथ के बाद भी उनके सोल के ऊपर रेड मार्क बना रहता है और वो पैरासाइट सोल हर चीज को अपने अंदर खींच के खुद को और स्ट्रॉन्ग बना के खुद को एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट करता है इंसान के खत्म होने के बाद भी। तभी मोफैन बताता है कि ऐसे ही एक रेड बीस्ट ने शायद से इसके पेरेंट्स के रिलेटिव को मारा होगा क्योंकि इसके फ्लैशबैक में याद आता है किसी ने इसको ऐसा रिपोर्ट दिया था। तो मोफैन बोलता है ये तो बहुत गलत हो रहा है। वो कहता है कि शायद से वो रेड बीस्ट आपके पास से एस्केप होकर निकल चुका था, है ना? तो फिर हमारे दादाजी कहते हैं हाँ ये बात तुम्हें कैसे पता है, क्या सच में उसने तुम्हारे किसी रिलेटिव को खत्म किया था? तो वो बोलता है हाँ। तभी हमारे दादाजी हमारे मोफैन को लेके जाते हैं एक ग्रेवयार्ड के पास जहाँ पे टूम्बस्टोन रखा होता है, जहाँ वो कहते हैं कि ये लास्ट रेड बीस्ट का टूम्बस्टोन है जो यहाँ हमारे डोंगी सिटी से निकला हुआ था। तो हमने यहाँ पे उसके ह्यूमन फॉर्म के बॉडी का ये बना के रखा है टूम्बस्टोन। इवन तो उसकी ह्यूमन बॉडी यहाँ से गायब है, लेकिन उस दिन जब वो रेड बीस्ट में कन्वर्ट हो गया इंसान तो हमने ये गिन लिया कि वो अब इंसान नहीं रहा है, तो हमने उसकी यहाँ पे ये टूम्बस्टोन बना के रख दिया उसकी इंसान फॉर्म को रिस्पेक्ट पे करने के लिए। और उस इंसान का नाम था यूक्यू, YIQIU। बड़ा ही अजीब नाम है, चाइनीज नाम है, तो मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। और वो बोलते ये मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और तो और हमारी चिसाकी का जो बड़ा भाई जो उसका कजन है उसके रियल फादर भी वही थे। तभी दादाजी बताते कि दादाजी और फिर वो जो रेड बीस्ट पहले था यूक्यू और तो और हमारी चिसाकी की मम्मी, ये तीनों लोग मिलकर यहाँ पे पहले का काम करते सिटी के अंदर सारे के सारे बीस्ट को कंटेन करने के लिए। तो फिर वो लोग इन आउट करते रहते थे और ये लोग एक फैमिली की तरह थे, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो सबसे पहला रेड बीस्ट बना था वो कोई और नहीं, वो यूक्यू ही था। तभी वो लोगों ने उसको ऐसा सीक्रेट रखा। फिर वो लोगों ने देखा कि उसकी जो पावर थी वो बहुत फटाफट कल्टीवेट हो रही थी और बहुत छोटे टाइम में वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई थी उसकी पावर और बहुत जल्दी ही उनका कंट्रोल उनके ऊपर से छूट गया। और जो मसाको थी मतलब यूक्यू की वाइफ, वो अपना टेम्परमेंट खो के सबके ऊपर हमला करना शुरू कर रही थी। फिर हमको ग्रैंडफादर बताते हैं कि कैसे उसने स्टार्टिंग में लोगों को मारना शुरू किया, फिर धीरे धीरे और इवल चीजें करते करते वो अपने आप को और कल्टीवेट करता गया। वो बॉल अंदर ही अंदर इंसान के अपने आप को कल्टीवेट करता गया और उसने रेड बीस्ट को लेके आया बाहर। तभी हमारे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग उसको बचा सके, लेकिन हमने प्लान किया कि हमें मिलकर उसे खत्म करना पड़ेगा ताकि ये इवल बीस्ट आगे न बढ़ पाए। ये सुन के हमारी चिसाकी को शॉक लगता है। वो बोलती नहीं ये सच नहीं है। इसके बाद ग्रैंडफादर आगे जाते और बोलते चिसाकी को प्लीज अपनी मॉम के ऊपर गुस्सा मत होना, वो इस वक्त सबसे ज्यादा दर्द में है। भले ही उन्होंने प्लान किया था मारने का, लेकिन हम तुम्हें कुछ बता नहीं सकते डिटेल इतना, पर उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, ये हमें करना ही पड़ा था। फिर इसके बाद मोफैन पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ। तो फिर हमें अंकल बताते हैं कि यूक्यू जो है वो असल में बहुत ज्यादा स्मार्ट था। उसने नोटिस किया कि ये लोगों ने इंटेंशन था कि उसको मारने का, तो उसने यहाँ से ईवल बीड को लिया और वो उस पर्ल को लेके यहाँ से दूर भाग के उड़ गया और उसने इन सब की जान बचा ली। उसने सोचा कि वो उस डेविल से अकेला ही लड़ेगा, बट वो फेल हो गया और वो अबिस के अंदर गिर गया जहाँ से वो कभी बाहर नहीं आ पाया और वो खुद ईवल बीस्ट में कन्वर्ट हो गया। रेड बीस्ट अब वो खुद बन चुका है, ऐसा यहाँ पे हमको अंकल बताते हैं। इसके बाद दादाजी जाते हैं चिसाकी के पास और उससे सॉरी कहते हैं कि देखो ये सब होने का तुम्हारी मॉम भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई और जो तुम्हारा कजन भाई है वो अब हमेशा से बैठ के अपने पापा के डिसअपीयरेंस को ढूंढता रहता है कि असल में क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ उनके साथ, और वो उस सब चीजों की वजह से वो खुद इस ईवल पर्ल के बीच में फंस गया था, जिसकी वजह से हमें उसे नाइटमेयर रेल्म के अंदर बंद करना पड़ा। तो मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। इसके बाद हमारे दादाजी हमारे मोफैन को वो ईवल पर्ल दे देते हैं, बोलते हैं कि इसको तुम अपने पास रखो। आई मीन ब्रो क्यों तुम इसको हमारे पंखे को दे रहे हो? तो हमारे दादाजी का रिस्पॉन्स होता है कि मैंने तुम्हारे अंदर सेंस किया, तुम्हारे अंदर कोई तो एक ऐसी चीज है जो कि इसके पावर को सप्रेस कर रही है। ऑफ कोर्स हमारे पंखे का लॉकेट वही चीज इसको सप्रेस करके रख रही है, तो इसीलिए वो हमारे पंखे को सबसे खतरनाक चीज दे देते इस दुनिया के। आई मीन ब्रो ठीक है भाई, समझ में आता है कि हमारा मोफैन मेन कैरेक्टर शो का, लेकिन उसको इतना तो प्लॉट आर्मर मत दो। फिर वो हमारे पंखे को मक्खन में लगाते, बोलते कि इस ईवल पर्ल के अंदर बहुत सारी एनर्जी है, तो अगर हम इसे प्योरीफाई कर देंगे तो तुम्हारे बहुत काम में
आएगा। रख ले बेटा, इसको रख ले, तेरे बहुत काम में आएगा ये चीज। बूढ़ो अंकल ये तक बोलते कि इससे तुम्हारे रंगा की ताकत भी बढ़ जाएगी, प्लीज इसे रख लो। तो हमारा पंखा उस ईवल पर्ल को रख लेता है और वो यहाँ पे हमारी लिंग लिंग को पर्ल दिखाता भी है। इसके बाद पंखा बोलता है कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है ना लिंग लिंग, वो मेरे लिए इस चीज को आराम से प्योरीफाई करके मुझे दे भी देंगे क्योंकि उनको ये चीज आता है। तो हमारी लिंग लिंग बोलती है हाँ हाँ, मेरे ग्रैंडफादर के अलावा ये काम और कौन ही कर सकता है। वेल इसके बाद हमारी लिंग लिंग बोलती है कि ठीक है, तो मेरे ग्रैंडफादर इसमें तुम्हारा हेल्प करेंगे, इसको क्लीन करें। तभी मोफैन बोलता है कि मुझे ये भी फीलिंग आ रहा है कि हमारे ग्रैंडफादर को ये तक पता है कि तुम्हारे डैड को किसने खत्म किया था और वो ये रेड बीस्ट ही है जो इस वक्त भाग चुका, तो हमें उसे ढूंढना पड़ेगा और उसे पकड़ना पड़ेगा। तो ये सुन के लिंग लिंग बोलते हैं कि हाँ, उस रेड बीस्ट को तो मैं ढूंढ कर रहूंगी क्योंकि उसने मेरे फादर के ऊपर हमला किया था और उनको उसने मार दिया था। इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हम ये मिशन स्टार्ट करें तो करें कैसे। तो ये लोग बोलते हैं एक काम करते हैं, बड़े लोगों से बात करते हैं। तो हमारा पंखा फिर से अपना शैडो मैजिक यूज करके हमारी इस चिसाकी के कमरे में जाता है। वो वापस उसके कमरे में घुसता है उसी टाइम पे जब चिसाकी नहा रही होती है। तो हमारा पंखा बोलता है ले भाई, मेरी टाइमिंग बहुत परफेक्ट है ना। तो लेकिन उसी वक्त चिसाकी का डोरबेल बजता है। चिसाकी अपने आसपास एक तौलिया बांध के डोरबेल पे जाती है। तो वहां पे होते हैं मिस्टर लूकुन। वो बोलते हैं कि तुम्हारे रूम में एक गेस्ट है और एक इंट्रूडर है। ऐसा बोल के वो अंदर घुसते तो देखते कि यहाँ पे मोफैन बैठा होता है। तो वो बोलते हैं कि तुम लोग रूल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। हमने कहा था कि एक टीम दूसरी टीम से बात नहीं कर सकती और वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। तो मोफैन बोलता है कि देखो, भले ही हम दूसरी टीम के, लेकिन हम असल में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम लवर्स यहाँ पे प्यार भरी चीज और प्यार भरी बातें कर रहे थे। तो अंकल तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये देख के हमारे लूकुन बोलते ठीक है, मैं तुम्हें इस बार वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ये चीज काम नहीं करेगी। तो फिर हमारी चिसाकी बोलती है कि तू फिर से मेरे कमरे में नहाने के टाइम पे कैसे आ गया बे, और क्या मतलब कि हम प्यार भरी बातें कर रहे थे। फिर यहाँ पे ये लोग थोड़ी और बातें करते तो मोफैन इसको वापस से रेड बीस्ट के बारे में बताते, जहाँ पे हमारी चिसाकी बोलती है कि उसको भी इस चीज के बारे में पता। वो कहते हैं कि उसने ये कमीशन वाला मिशन इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसको पता है कि रेड बीस्ट का यहाँ पे मिशन मिलने वाला है। प्लस वो कहते हैं कि उसको लू फैमिली के ऊपर डाउट है, मतलब लू उनकी फैमिली के ऊपर डाउट है। तो यहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं कैसे इनको इस मिशन को कैरी आउट करना है। फिर इसके बाद मोफैन बोलते हैं ठीक है, हम लोग इस मिशन को कैरी आउट करेंगे, अभी मैं चाहता हूँ लिंग लिंग से बात करने के लिए। हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि यहाँ पे मोफैन लिंग लिंग के साथ बालकनी में खड़ा होता है, जहाँ पे हमें ये ब्लॉन्डी बॉय कार चलाते हुए दिखता है और वो पागलों की तरह कार को भगा रहा होता है। इतने में मोफैन के पीछे आते हैं मिस्टर लूकुन। वो यहाँ पे आके बोलते हैं कि हाँ, तुम दोनों को शायद बाहर जाना है ना, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए एक ड्राइवर को अरेंज करता हूँ। ऐसा बोल के वो हमारे इस ब्लॉन्डी बॉय को यहाँ पे बुलाते हैं और बोलते हैं ओए ब्लॉन्डी, एक काम कर, मोफैन और उसकी ये बहन मतलब उसकी पार्टनर को लेके जा यहाँ से इस जगह पे और वहाँ पे उनका काम करवा, समझा तू, और अगर तूने मना किया तो तू देख लेना। तो ये सुन के हमारा ब्लॉन्डी कहता है कि नहीं नहीं अंकल, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं इन लोग का ड्राइवर नहीं हूँ। तभी वो कहते हैं कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तेरी सारी गाड़ियाँ ले लूंगा और तुझे किसी काम के लायक में नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुन के हमारा ब्लॉन्डी बोलता है ठीक है भाई, मैं ये काम करने को रेडी हूँ। इसके बाद ब्लॉन्डी हमारे मोफैन को लेकर जाता है, उसको ड्राइव करवा के दूर एकदम उसके जगह पे जहाँ उसको जाना होता है। यहाँ पहुंचा के लोग बोलते हैं अरे तुमको इस खंडर वाले एरिया में क्यों आना था। तो मोफैन कहता है मुझे यहाँ पे बहुत काम है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ और अब तुम मेरे साथ इस जगह पे चलोगे। तो आगे ये लोग देखते कि आगे ब्रिज टूटा हुआ था। तो हमारा ब्लॉन्डी बोलता है मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। तो मोफैन बोलता है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारा कंप्लेन कर दूंगा अंकल को। तभी फिर मोफैन यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट करते ये लोग इसकी गाड़ी को कुदा देते हैं पानी के अंदर। तो गाड़ी बैरियर के थ्रू निकलती है यहाँ से आगे बच के। तो ये देख के हमारा ब्लॉन्डी बोलता है थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचा दी। तभी मोफैन बोलता है कि उसको डाउट है कि शायद से ये ब्लॉन्डी बॉय भी वो रेड डीमन बीस्ट हो सकता है, लेकिन वो कहता है कि रेड डीमन बीस्ट इतना ढक्कन तो है नहीं जितना ये ढक्कन है, फिर भी हम इसको चेक करेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे। फिर लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। फिर यहाँ पे इस सिटी के अंदर आके ये लोग से नीचे उतरते हैं और आसपास छानबीन करते हैं उस डीमन के चीजों को ढूंढने के लिए। ये लोग हर जगह घूम रहे होते हैं, हर जगह निगरानी दे रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं यहाँ पे कुछ होता है, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। तो लोग बोलते हैं यहाँ पे तो कोई क्लूज है ही नहीं। एक सेकंड, वो क्या है, ऐसा बोल के मोफैन हमारा पंखा बोलता है रुको उस दीवार पे देखो। मोफैन बोलता है कि वो बिल्डिंग के ऊपर तुम्हें कुछ डीमन के क्लॉ के मार्क नहीं दिख रहे। तो हमारी लिंगलिंग भी बोलते हैं कि हाँ वो तो किसी क्लॉ का निशान है, किसी डीमन के क्लॉ का निशान हो सकता है, लेकिन इसमें 6 हाथ है, 6 क्लॉ है। तो अगर ऐसी बात है तो इसका ये मतलब है कि जो रेड बीस्ट है उसके पास 6 टोज है उसके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। तभी लिंगलिंग बोलती है कि हमें और इन्फॉर्मेशन लगेगी इसकी, अगर हमको इसका यहाँ से ब्लड का स्क्रैपिंग मिल जाए तो वो हमारे और काम में आ जाएगा। ऐसे बोल के नीचे कूदती है और एकदम नीचे आसपास भाग रही होती है। तभी हमारा मोफैन हमको एक्सप्लेन करता है और तो और ब्लॉन्डी को एक्सप्लेन करता है कि जितने भी बीस्ट होते हैं उनके जितने टोज होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। तो अगर कोई बीस्ट के पास स्टार्टिंग में बचपन में 4 टोज है तो उसके 4 के 4 ही टोज और 4 के 4 ही क्लॉज रहेंगे। ऐसे ही इस बीस्ट के पास 6 क्लॉज है तो वो उसके हर फॉर्म में उसके पास 6 के 6 क्लॉज रहेंगे। तो फिर इससे हमें पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, कितने उसके अंदर हाथ के अंदर कितनी उंगलियां हैं। तभी हमारा ये
ब्लॉन्डी भी हेल्प करता है, बोलता है देखो वहाँ पे भी 6 क्लॉज बने, वहाँ पे भी 6 क्लॉज बने। तो ये सब देख के हमारा पंखा बोलता है कि हाँ यार ये बंदा डेफिनेटली डीमन है क्योंकि हम लोग की हेल्प कर रहा है। और तभी पंखा बोलता है कि अगर मैं वो रेड बीस्ट यूक्यू होता तो मैं अपने आप को इस बंदे के अंदर तो अटैच नहीं करता था भाई, क्योंकि ये तो ढक्कन है लेकिन हम लोग का हेल्प कर रहा है। तभी हमको ब्लॉन्डी बताता है कि उसने मेजर पढ़ाई की है मैजिक मटेरियल कलेक्शन वाली चीज में, तो वो मैजिकल मटेरियल को कलेक्ट कर सकता है, उसको ढूंढ सकता है। फिर हमारा ब्लॉन्डी कहता है तुमने मेरे कार को बचा इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, वरना मैं ये सब बोरिंग काम तो करता भी नहीं। तो तभी हमारा मोफन बोलता है कि अच्छा तुमने अगर ये सब किया तो क्या तुम ब्लड को सूंघ सकते हो? तो हमारा ब्लॉन्डी बोलता है मैं तो कोई कुत्ता वुत्ता लग रहा हूँ? तो बोलता है अच्छा तो तुम ब्लड के सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हो? तो फिर हमारा ब्लॉन्डी बोलता है रुको एक मिनट। ऐसा बोल के हमारे मोफन के पैर के नीचे और अपने पैर के नीचे गेट खोल देता है और उसके थ्रू वो अपनी आंखों पे एक्स्ट्रा पावर ले आता है। फिर वो अपनी आंखों से हर जगह को ऑब्जर्व करता है और ढूंढता है चीजों को, बोलता है अंडर वाटर वहां पे बहुत सारे ब्लड के स्टेन्स पड़े हुए हैं, तो वो उस मॉन्स्टर के ब्लड के स्टेन्स हो सकते हैं। फिर तभी मोफन बोलते हैं क्या तुम जाके वो ब्लड के स्टेन्स का सैंपल कलेक्ट कर सकते हो? तो हमारा ब्लॉन्डी बोलता है ये सब काम मेरे से नहीं होता भाई और ये बहुत मिजरेबल काम है। तभी मोफन बोलते हैं अच्छा सुनो सुनो सुनो, वो मॉन्स्टर का अगर वो ब्लड है तो तुम प्लीज उसको जाके कलेक्ट करके, अगर तुम उसे कलेक्ट करके लेके आ जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया की सबसे बेस्ट कार्स का सैंपल ला के दूंगा तुम्हें। तो ये सुन के हमारा ब्लॉन्डी ऑन द स्पॉट पानी में कूद और फटाक से जाता है उसको लेके आने के लिए। और फिर अब पानी के अंदर हमारा ये ब्लॉन्डी बॉय चीजों को ढूंढ रहा है और वो ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर रहा है। इतने में यहाँ पे लोग नोटिस करते हैं कि पानी के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स टूट टूट के गिर रही होती है। तो हमारा ब्लॉन्डी बॉय भी यहाँ से बाहर आता है, बोलता है मेरे को सैंपल मिल गया है। लेकिन तभी मोफन बोलते जल्दी बाहर आ पानी के, क्योंकि तेरे पीछे शायद से वो मॉन्स्टर आ चुका है और तेरे पीछे बिल्डिंग टूट रही है। तो हमारा ब्लॉन्डी बॉय भाग भाग के बाहर आता है और वो फटाक से अपने कार में कूदता है। फिर हमारा ब्लॉन्डी बॉय फटाक से अपना कार स्टार्ट करता है और हमारे हीरोज यहाँ से भागते हैं और ये पूरा ब्रिज इनके पीछे टूट टूट के गिर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर आ चुका होता है इनके ऊपर हमला करने के लिए। हमारा ब्लॉन्डी बॉय रात को निकला होता है और सुबह सुबह अपने घर वापस पहुंचता है। पूरे टाइम उसके टकले के ऊपर एक ऑक्टोपस पड़ा होता है। आई मीन ब्रो क्या कर रहा है तू? लिटरली तूने इतना तेज गाड़ी चलाई कि तेरे टकले से ऑक्टोपस गिरा भी नहीं, क्या हो रहा है भाई? फिर जैसे ही लोग इनके घर के पास पहुंचते वैसे ही हमारे मोफैन को कोई तो बुलाता है। ये कोई और नहीं, ये होती हमारी प्रीटी ब्राउन गर्ल। यहाँ पे आके इनको बोलती है कि अरे सर क्या काम हो रहा है वगैरह वगैरह। ये लोग यहाँ पे बातें करते हैं, लेकिन ये प्रीटी ब्राउन गर्ल नहीं होती, ये वो लड़की होती है जिसको मोफैन ने बचाया होता है इस सीजन के शुरुआत में, जो वैम्पायर के पास होती है, अटकी हुई होती है। ये भी यहाँ पे आई होती है अपने कमीशन को लेके। इतने में यहाँ पे आती है प्रीटी ब्लॉन्ड गर्ल, आई मीन ये प्रीटी ब्राउन गर्ल। यहाँ पे आके बोलती है ओए ब्लॉन्डी तू क्या कर रहा है वगैरह वगैरह। तो मोफैन चल के जाता है इसके पास और बोलता है एक मिनट, मैं तुमसे जो सवाल पूछूंगा मुझे उसका सही सही जवाब देना। तुम्हारे गाल पे क्या हुआ है? वो बोलती कुछ नहीं हुआ है, क्या बात कर रहे हो तुम? तो बोलता तुम्हें किसने चमाट मारा रिसेंटली? तो ये बोलती मुझे किसी ने मारा वारा नहीं है। तभी हमारा ब्लॉन्डी बॉय आता है और बोलता है इसको तो अंकल लू ने चमाट मारा है। तो फिर हमारा मोफैन पूछता है प्लीज मेरे अगले सवाल का सही जवाब देना, क्या तुम्हारे अंकल लू बचपन से ही 6 उंगलियों वाले इंसान थे? क्योंकि तुम्हारे मुंह पे 6 उंगलियां चुकी हुई है। तो इसका क्या मतलब है? क्या अंकल लू ही रेड डीमन है कि कोई और रेड डीमन है? ये सब स्टोरी में क्या हो रहा है? ये तो प्लॉट ट्विस्ट हो रहा है भाई। बट आई थिंक शायद से अंकल डीमन ही रेड डीमन है, और अगर वो रेड डीमन नहीं है तो फिर कौन रेड डीमन है? मुझे नहीं पता। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन सबके साथ बैठा होता है रूम के अंदर, जहां वो हमारी ब्यूटीफुल ब्राउन गर्ल से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम ना जाके मुझे तुरंत तुम्हारे अंकल के सारे पहले के फोटो ला के दो। फिर वो सब फोटोज को देख रहा होता है टैबलेट के अंदर। वो हर फोटो को एनालाइज करता है और बोलता है कि देखो यहाँ पे कुछ ऐसे फोटो जो कि 5 साल पहले के फोटो है, वहां पे अंकल ने उनका हाथ हमारे सामने डिस्प्ले किया है, जहां पे हमें दिख रहा है कि उनके हाथ में 5-5 उंगलियां हैं। लेकिन 5 साल बाद वाली जो भी फोटोज है उन सब के अंदर हमें दिख रहा है कि उन्होंने उनके हाथ को छुपा के रखा है, क्या तो वो दिखाई नहीं रहे हाथ को फोटोज के अंदर। इसका यही मतलब हो सकता है कि रैंडमली तुम्हारे अंकल के पास एक और उंगली आ गई है। तो ये सुन के ब्राउन गर्ल कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारा हीरो बोलता है कि हाँ ये पॉसिबल नहीं है। इसका यही मतलब है कि शायद से जिस इंसान की ये फोटोज है वो तुम्हारे अंकल है ही नहीं, वो रेड सोल वाला बीस्ट हो सकता है। तो ये सुन के सब लोग शॉक होते हैं, बोलते हैं कि मोफैन पंखे तू क्या बात कर रहा है? तो ये सुन के हमारी ब्यूटीफुल ब्राउन गर्ल कहती है कि मतलब लेकिन ये रेड बीस्ट है कौन जिसकी तुम कब से बात कर रहे हो, और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि उन्होंने मेरे अंकल का रूप लेकर रखा है? अगर उन्होंने मेरे अंकल का रूप लेकर रखा है तो मेरे अंकल कहाँ पे है? तो हमारा मोफैन कहता है कि यार मुझे तो पता नहीं इसके बारे में, लेकिन हाँ अगर ये इंसान तुम्हारे अंकल नहीं है तो हमें इनसे दूर रहना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है। इसके बाद मोफैन खड़ा होकर बोलता है कि देखो हमारे पास इस वक्त रेड बीस्ट का ब्लड है जो कि हमारे ब्लॉन्ड बॉय ने पिछले एपिसोड में पानी के अंदर डुबकी मार के निकाल के लाया था, और अगर कैसे भी करके हमें लूक में तो तुम्हारे अंकल का ब्लड मिल जाता है तो हम उसे कंपेयर करेंगे और हमारे सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये सुन के हमारी ब्यूटीफुल गर्ल कहती है कि लेकिन उनके पास से ब्लड लाएगा कौन? तो वो कहते हैं ये काम तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो क्योंकि तुम्हें उनके साथ बहुत क्लोज हो, तो उन्हें डाउट नहीं पड़ेगा। तो ब्यूटीफुल गर्ल तुम्हें जाके तुम्हारे अंकल के पास से उनका खून लाना पड़ेगा। वेल ये सब सुन के हमारा ब्लॉन्डी कहता है कि बहन सुनो, तुम्हें भी पता है कि हमारे अंकल पहले ऐसे नहीं थे। जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारे अंकल हमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन रैंडमली 5 साल बाद वो हमारे तरफ हेट के इससे देखते हैं, हमें मारते हैं, हमें गाली वाली देते हैं और हमें बहुत बुरा बर्ताव करते हैं हमारे साथ। तो हमें ये चीज करना चाहिए और हमें चेक करना चाहिए कि वो हमारे अंकल है कि नहीं, क्योंकि इससे हमारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाय द वे अगर आपको वीडियो मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब से मैं ऑलमोस्ट हर 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करूँ और आपके पास ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियोस में लेके आता रहूंगा। इसके
बाद हमारा पंखा बोलता है कि अगर तुम्हारे अंकल वो नहीं है और वो कोई मॉन्स्टर है, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि वो आदमी धीरे धीरे करके भी तुम लोग के ऊपर हाथ उठा रहा है, बाद में तुम लोग को मारना शुरू करेगा और खाना शुरू करेगा, तो तुम्हें तो उसको कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। तो ये सुन के हमारी ब्यूटीफुल गर्ल कहती है कि तुम मैं करूँ क्या, मैं उनके पास उनका खून कैसे लेके आऊँ। तो हमारा पंखा कहता है कि काम करो, तुम उनको कहो कि तुम्हारा फिजिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, जहाँ पे हम तुम्हारा ब्लड टेस्ट करेंगे और हर एक चीज चेक करेंगे। इसके बाद हमारी ब्यूटीफुल गर्ल जाती है और वो उसके अंकल का खून लेके आती है। तभी हमें फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि ब्लड टेस्ट हो जाता है और हमारे पंखे को मालूम पड़ता है कि ये इंसान कोई और नहीं, रेड बीस्ट ही है। तो दोनों के दोनों ब्लड सैंपल्स मैच हो जाते हैं। मतलब भाई लू कुन कहाँ है असली वो हमें नहीं पता, लेकिन ये इंसान लू कुन नहीं है, ये एक रेड बीस्ट है। इसके बाद हमारी लिंगलिंग बोलते हैं ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है, इसी इंसान ने हम सब हंटर्स को यहाँ पे बुलाया और हमसे कहा कि यहाँ पे एक चैलेंज रख रहा है, कमीशन रख रहा है कि हमें जाके रेड बीस्ट को मारना है। तो ये खुद के ऊपर बाउंड्री क्यों रख रहा है, ये करना क्या चाहता है। तो मुझे क्या लग रहा है ना कि ये जो रेड बीस्ट है ये चाहता है कि सारे दुनिया के जो सबसे टॉप हंटर्स है वो लोग यहाँ पे आए और इसके ऊपर हमला करे और ये उन सबको एक साथ सिंगल हिट में मार के निकाल दे और ये पूरी दुनिया को कॉन्कर कर ले। क्योंकि ऐसे ही इसका दिमाग होगा कि भाई फुल ऑन दिमाग लगाता हूँ, सारे के सारे मेरे दुश्मनों को एक साथ बुला के एक दूसरे में अटैक करवाता हूँ और उनको खत्म कर देता हूँ। ये इसका प्लान हो सकता है। इसके बाद हमारी ब्यूटीफुल गर्ल बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब में नहीं मानती, मेरे अंकल वो मॉन्स्टर नहीं हो सकते, तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो। तो ये सुन के हमारा पंखा बोलता है कि देखो बहन, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन सब चीजों पर यकीन नहीं हो रहा है, बट मेरी बात मानो, ये सब बहुत खतरनाक है। वो इंसान धीरे धीरे करके इंसानों को समझ रहा है और उसके बाद वो हर एक को अपने आसपास लेके आ रहा है। फिर वो ये करेगा कि वो सबकी लैंग्वेज समझेगा, सबके तरीके समझेगा और हर एक स्पेशल टेक्निक समझ के वो हम सब लोग को मार देगा और वो इस दुनिया पे कॉन्कर कर लेगा। तो हमें उसे रोकना ही पड़ेगा। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ब्लॉन्डी बॉय भाग भाग के आता है और बोलता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, ऐसा बोल के वो पानी पीता है। और इसको यहाँ पे पानी पीता हुआ देख के हमारा मो फैन कहता है कि तो तुम्हारे जो मिस्टर लो कुन है वो तुम्हारे असली अंकल नहीं है ना। तो ये सुन के ब्लॉन्डी बोलता है तुम्हें कैसे पता चल गई ये बात, तुम्हें इस पे यकीन कैसे हो गया। तो फिर मो फैन बोलता है कि मुझे इस पे यकीन आ चुका है। फिर इसके बाद हमारा ब्लॉन्डी कहता है कि उनको उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि जो अंकल लू कुन है वो कुछ सालों पहले ओवरसीज से यहाँ पे आए थे, मतलब बाहर देश से यहाँ पे आए थे कुछ टाइम पहले। वेल इसके बाद हमारा ब्लॉन्डी बॉय ये तक बताता है कि जो मिस्टर लू कुन है वो असल में इनके ग्रैंडफादर के असली बेटे नहीं है, वो असल में लू फैमिली से आए थे और उनका कुछ चीजों के बाद उन लोगों ने अपना सरनेम चेंज किया और वहां से वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने इनके कंट्री का बहुत हेल्प किया। तो ये सब देख के इनके ग्रैंडफादर ने मिस्टर अंकल लू कुन को अपने फैमिली के अंदर एज एन अडॉप्टेड सन ले लिया था, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वेल इसके हमारा पंखा बोलता है एक सेकंड, तुम्हारे जो अंकल है वो असल में बाहर देश के हैं, तो कहाँ के हैं वैसे वो। तो ये सुन के हमारा ब्लॉन्डी कहता है अरे वो असल में बिलोंग करते हैं फायर कंट्री को। ये वही जगह है फायर कंट्री भाई, जहां से हमारी चिसाकी आई है और जहां पे पहला रेड बीस्ट आया था और वहां से भाग गया था। अब पूरी स्टोरी कनेक्ट हो रही है। फिर ये सब सुन के हमारी लिंगलिंग बोलती है इसका ये मतलब है कि लूकुन जो है वो वही ईक्यू ही है, राइट। तो हमारा मोफैन बोलता है हाँ चांसेस बहुत ज्यादा है उनके वाईक्यू होने के। तो फिर ये सुन के वो बोलती है लेकिन हमने उनको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया अब तक, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने उनके अपने आप को चेंज कर रखा है, इसीलिए हमारी चिसाकी और उनके ग्रैंडफादर ने यूक्यू को रिकॉग्नाइज नहीं किया अब तक। वेल इसके बाद हमारा मोफैन कहता है कि वो अब जाएगा और हमारी चिसाकी और उनके ग्रैंडफादर से डिस्कस करेगा इस चीज के बारे में। तभी हमारा ब्लॉन्डी बॉय वो पूरा टेस्ट पेपर उठाता और बोलते अरे टेस्ट के रिजल्ट आ गए, डेफिनेटली ये इंसान एक मॉन्स्टर ही है, मुझे पता ही था, क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर ने मुझे पहले ही कहा था कि हमारी फैमिली जो है उनका बिजनेस ये प्रिजनर्स को संभालना, तो मुझे पहले से इनके ऊपर डाउट गिर रहा था। तो ये सब पूछ के मोफैन बोलता है कि तुम्हें अगर इसे पहले से पता तुमने हमारा हेल्प क्यों नहीं किया। फिर उसके बाद मोफैन बोलता है लेकिन तुम्हें कैसे ये सब यकीन हो। तभी हमारा ये कहता है ब्लॉन्डी बॉय कि देखो हमारे जो ग्रैंडपा है वो बूढ़े हो चुके, तो इसीलिए मैंने बहुत सारी चीजें अंकल लूकुन को भी दे के रखा था, आई मीन लूकुन को दे के रखा था, और तभी एक रात मैंने नोटिस किया। ऐसे बोल के वो फ्लैशबैक में जाता है और अभी हमें इसके बारे में कुछ इनसेन चीजें मालूम पड़ने वाली है। वेल फिर हमारा ब्लॉन्डी बॉय बोलता है कि बहुत समय पहले की बात है कि जब मैं प्रिजन के अंदर थक थक के चल रहा था अपना गार्ड की ड्यूटी करने के बाद, तो मैंने देखा कि हमारे अंकल भी वहां पे चल रहे, तो मैं उनके पीछे भागा उनसे बात करने के लिए। मैंने देखा कि वो एक सीक्रेट रूम के अंदर घुसे और जब मैंने उनका पीछा करके रूम में गया तो मैंने देखा कि वो खिड़की में देख रहे थे और उनका चेहरा बदल रहा था। ये देख के मैं बहुत डर गया था और आज ये चीज सेंस बना रही है कि क्या हो रहा था वहां पे। फिर ये सुन के मोफैन बोलता है क्या तुम्हें 100% यकीन है कि वो तुम्हारे अंकल की ही बॉडी थी। तो फिर वो सुन के हमारा ब्लॉन्डी बोलता है कि हाँ मैंने बाद में सर्वेलेंस कैमरा पे भी चेक किया और उससे मुझे मालूम पड़ेगा कि वो अंकल ही थे जो वो रूम में जाके अपना चेहरा बदल रहे। तो ये सुन के मोफैन बोलता है ओके। फिर ये सुन के हमारी लिंगलिंग बोलते है कि ओके तो जो रेड बीस्ट है वो अपना चेहरा बदल सकता है। तो ये बात एक्सप्लेन करता है कि इतने सारे अमेजिंग लोग जिसने उससे फाइट किया आज तक कभी उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो हर बार अपना चेहरा बदल के उनसे फाइट करता, लोगों को समझते ही नहीं कि वो असल में है कौन। वेल इसके बाद मोफैन और तो और हमारी लिंग डिसाइड करते हैं वो लोग जाएंगे उस प्रिजन माउंटेन के पास उस जगह को चेक करने के लिए कि यहाँ पे असल में हो क्या रहा है। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद मोफैन बोलता है यार ये जगह तो मुझे लेकिन प्रिजन जैसे दिख नहीं रही। तो हमारी लिंग बोलती है ये जो माउंटेन है इसके पीछे प्रिजन और यहीं पे लूकुन काम कर रहा, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तभी मोफैन नोटिस करता है कि जो प्रिजन वाली एरिया इसके ठीक राइट साइड पे लोहा सिटी है। ये वही सिटी जब मोफैन की सिटी स्टार्टिंग में डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो हमें सीजन
1 में दिखाया था कि उसकी सिटी डिस्ट्रॉय होने के बाद मोफैन इस सिटी के अंदर गया था कुछ टाइम रहने के लिए। तो मोफैन बोलता है ये मेरा सेकंड होम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह मेरा, और यहाँ के पास में ही रेड विच रहता है, मतलब ये कुछ न कुछ दाल में काला है। वेल इसके बाद मोफैन उस सिटी के अंदर जाता है और हर जगह चलते हुए वो अपनी पुरानी चीजों को याद कर रहा था, कैसे वो अपनी बहन को लेके यहाँ पे घूमता था, अपनी बहन के व्हील चेयर को धक्का मार मार के हर जगह लेके जाता था। फिर वो अपने बिल्डिंग के पास जाता है और वो अपने बिल्डिंग में घुस के अपने डोर पे ठक ठक करके ठोकता है। तो तभी वहां से एक बच्चा बाहर है। तो मोफैन बोलता है कि पहले मैं यहाँ पे रहता था, तो मैं बस यहाँ पे आया अपनी पुरानी चीजें देखने के लिए, और देख रहा हूँ कि मेरा कोई पुराना सामान यहाँ पे छूटा तो नहीं है जो मैं लेके जाना भूल गया था। तो फिर वो बच्चा हमारे मोफैन का हाथ पकड़ता है, बोलता है ये तुम्हारी जगह थी पहले, ऐसे बोल के उसको खींच के अंदर लेके जाता है अपने घर के। फिर वो बच्चा बोलता है कि हमने पूरे घर को रेनोवेट कर दिया और अब तुम्हें यहाँ पे पुरानी वाली कोई चीज दिखेगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी सारी पुरानी चीजों को पैक करके रखा, रुको मैं उसको लेके आया, ऐसा बोल के वो अंदर घुस जाता है। वेल इसके बाद वो बच्चा आता है और हमारे मोफैन को उसका डिब्बा देता है। मीनवेल मोफैन घर में घूम घूम के सब पुरानी चीजों को देख रहा होता है, सोचता है कि हाँ यहाँ मेरी और मेरी बहन की फोटो थी। तभी वो बच्चा बोलता है वैसे भैया आपने 2-3 लड़कियों को अपने पीछे पागल कैसे किया? तो वो बोलता है तुमने ये सब कैसे जान लिया, क्या तुम मेरी चीजों के थ्रू गए थे? तो वो बोलता है हाँ मैंने बस आपकी डायरी और ये सब चीजें थोड़ी चेक कर ली और कुछ नहीं। तो फिर मोफैन बोलता है कि कैसे बच्चे हो तुम कोई अच्छे बच्चे नहीं हो, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, तुम्हारा तो अब तक एडम्स एप्पल भी नहीं है। तो वो बोलता है अरे भैया इसमें एडम्स एप्पल आने की क्या जरूरत है? तभी वो कहती है कि असल में मैं एक लड़का नहीं लड़की हूँ और मेरे पापा घर पे रहते नहीं, इसीलिए मैं लड़कों के जैसा बाल काट के रखा हूँ और लड़कों के कपड़े पहन के बैठता हूँ ताकि मेरे ऊपर कोई हमला न करे। मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किया कि लोगों को ये ना मालूम पड़े कि मैं कोई लड़की हूँ, क्योंकि लड़की को देख के लोग घर पे हमला कर देंगे, यहाँ के लोग इतने खतरनाक है। तो मोफैन बोलता है तुम अच्छा कर रहे हो कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रही हो। इसके बाद मोफैन यहाँ से निकलता और निकलते हुए बोलता है कि ओए लड़की तुम बड़े ही ज्यादा हैंडसम लड़के जैसे दिखते हो। तभी वो कहती है कि हाँ मुझे बहुत सारी लड़कियां हमारे स्कूल के अंदर ही लव लेटर्स भेजते हैं। फिर मोफैन बोलते हैं चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा बोलते हुए निकलता है यहाँ से। लेकिन तभी निकलने के पहले लड़की उससे कहती है कि भैया क्या आप मेरा हेल्प कर सकते हो? मोफैन बोलता है हाँ क्यों नहीं, क्या हेल्प चाहिए? तो वो बोलती है कि असल में मेरे पापा जो है वो 2-3 दिन से घर पे आए नहीं है और वो सामने वो जो माउंटेन दिख रहा है उसके पीछे काम करते हैं और उन्होंने मुझे वहां पे जाने से हमेशा रोका, तो क्या आप जाके प्लीज चेक कर सकते हैं कि मेरे पापा कैसे है, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। तो मोफैन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तुम टेंशन मत लो, मैं इसको संभाल लूंगा। फिर हमारा पंखा इस लड़की से उसके पापा का नाम पूछता है और नाम जानने के बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पापा को लेके आऊंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इस पहाड़ के पीछे यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स होती है और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि यहाँ पे बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, लिटरली यहाँ पे फैक्ट्री का काम चल रहा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि मोफैन और हमारी लिंगलिंग यहाँ पे आए होते हैं। ये लोग यहाँ पे आके देख के बोलते हैं यहाँ पे तो डिफेंस बहुत ज्यादा हाई है, हम यहाँ पे अंदर घुसेंगे कैसे, हमें कुछ न कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तभी मोफैन बोलते हैं कि चलो ये चीज तो ये बताता है कि मैं यहाँ पे जब 1 साल तक रहा था इस बाजू वाली सिटी के अंदर, तभी मुझे पता क्यों नहीं चला कि यहाँ पे एक प्रिजन है। फिर यहाँ पे हमें दिखाते हैं यहाँ पे कुछ लोग प्रिजन के अंदर ही अपने मैजिकल स्पिरिट्स को कल्टीवेट कर रहे होते हैं, अपना मैजिकल एबिलिटीज यूज कर रहे होते हैं और ऐसे अपना काम कर रहे होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे मेजेस अपने मैजिक पावर को यूज करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर अपना फायर एबिलिटी को एक साथ यूज करके एक बड़ा सा चक्रा बना रहे होते हैं। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि लिंगलिंग कहते हैं यहाँ पे ये जो मैजिकल मेजेस है वो लोग अपने पावर को यूज करके मैजिकल ब्रिक्स बनाते हैं जो कि यहाँ के लोगों को रोक के रखता है इसी बिल्डिंग के अंदर। तभी मोफैन बोलता है कि बाप रे ये जगह कितनी बड़ी है। तभी हमारी लिंगलिंग कहती है तो सिर्फ एक ही पिट है, यहाँ पे ऐसे 9 और पिट है। तो ये सुन के मोफैन बोलता है बाप रे इस एक पिट के अंदर कम से कम 2000 लोग काम कर रहे होंगे, मतलब टोटल इस जगह पे 20,000 लोग काम करते हैं। तभी मोफैन बोलता है यहाँ पे लेकिन ये लोग जिनसे काम करवा रहे हैं वो तो बहुत सारे लोग तो प्रिजनर है, तो वो प्रिजनर लोग अपना एबिलिटी भी यूज कर सकते हैं, तो वो लोग यहाँ से ब्रेकआउट क्यों नहीं कर रहे? तभी हमारी लिंगलिंग बोलती है कि देखो ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से यहाँ पे जो गार्ड्स है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, तो गार्ड्स के सामने ये लोग को अपनी एबिलिटी यूज करने नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने गार्ड्स के सामने अपनी एबिलिटी अपने को बचाने के लिए यूज कर ली तो फिर गार्ड्स इनको शायद मार सकते हैं, इसीलिए लोग डर के मारे कर नहीं रहे अपना एबिलिटी यूज। तो मोफैन बोलता है हाँ ये भी हो सकता है, बट बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है यार, यहाँ पे कुछ और ही है, मुझे ध्यान से देखने दो। तभी मोफैन बोलता है कि अगर मैं इन लोग को ध्यान से देखूं तो इनमें से कोई भी इंसान कुछ भी अलग चीज नहीं कर रहा है, सब लोग नॉर्मली अपना काम कर रहे हैं और वो लोग ऐसे के ऐसे ही खड़े हैं, कोई इमोशन नहीं दिखा रहा है, सब ऐसे ही खड़े और कोई बात कुछ भी नहीं कर रहा। तभी मोफैन बोलता है कि इसका यही मतलब हो सकता है कि ये लोग डेफिनेटली हिप्नोटाइज हो चुके हैं। तभी मोफैन बोलता है कि देखो ये जितने भी लोग ये सब लोग बहुत ही एरोगेंट मैजिशियंस है, तो ये लोग बिना किसी गुस्से को बिना कोई इमोशन दिखाए ऐसे तो काम करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डोंगी सिटी की तरह यहाँ पे भी कोई ईवल बीड आ चुका है जो कि इन लोग को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सुन के लिंगलिंग बोलती कि हाँ ऐसा होने के चांसेस तो लग रहे हैं मुझे भी। तभी लिंगलिंग घूमती तो वो देखती कि हमारे मोफैन के पीछे एक अजीब सा ड्रैगन आ रहा होता है जो कि स्मोक और फायर का ड्रैगन होता है, और तभी मोफैन के पास जो वो कंडेंस्ड ईवल बीड होता है वो पर्ल वो चमक लगता है और तभी यहाँ पे सायरन बजता है। ओ भाई अब ये एनिमे के अंदर इंसैनिटी शुरू हो रहा है भाई। तो सब लोग जितने भी यहाँ पे गार्ड्स होते हैं और जितने भी यहाँ पे प्रिजनर्स होते हैं वो सब लाल लाल ग्लो करते हैं और मोफैन का लॉकेट भी नाच रहा होता है। और तभी मोफैन देखता है कि जहाँ से सायरन बजा होता है वहाँ पे ऊपर एक और ईवल पर्ल होता है। तो मोफैन बोलता है कि ये लोगों ने यहाँ पे डेफिनेटली इस ईवल पर्ल को लेके इन लोग को अपने वश में कर रखा है और वही इनको यूज कर रहा है इस वक्त। तभी वो बोलता है कि जो कंडेंस्ड ईवल पर्ल है और डिमोनिक एलिमेंट इसके बॉडी के अंदर वो दोनों इससे अफेक्ट हो रहे हैं और अभी इसको कुछ न कुछ करना पड़ेगा इसको बचाने के लिए। तो वो अपने सर पे हाथ रखता है और उसके अंदर जो डिमन बाहर आ रहा होता है उसको रोकता है बाहर आने से। लेकिन इतने में यहाँ पे इन लोग के ऊपर स्पॉटलाइट गिरता है और यहाँ के सारे लोग हमारे हीरोज के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यही लिटरली एक ज़ॉम्बी अटैक की तरह दिखता है। तभी मोफैन अपने जेब में से एक
एक कपड़ा निकालता है जो कि होता है इनविजिबिलिटी क्लोक, और वो ये क्लोक हमारी लिंगलिंग को पहनाता है, बोलता है ये पहन के तुम भागो यहाँ से। और मोफैन अपना इलेक्ट्रो मैजिक यूज करके इन लोगों के ऊपर हमला करता है। वो पूरे ज़ॉम्बी की आर्मी के ऊपर हमला करके यहाँ से कूद के आगे बढ़ता है। फिर यहाँ पे मल्टीपल लोगों के सामने वो अपना स्टोन्स निकालता है और ऐसे मल्टीपल अटैक करके बहुत लोग को मारता है। तभी हमारी लिंगलिंग बोलती है मोफैन ध्यान दो, और हमें दिखाते हैं मोफैन के ऊपर हर जगह से हमला हो रहा होता है। मोफैन भागते भागते अपना फिंड मैजिक मारता है, मल्टीपल मैजिक मार होता है, लेकिन यहाँ पे जो ईवल कंडेंसिंग और होता है वो भी ऊपर से मोफैन के ऊपर हमला करना शुरू करता है। और अब मोफैन एकदम से फंस जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता भागने का। हर जगह से ये ईवल कंडेंसिंग स्प्रे और बहुत सारे लोगों को बाहर ले जाता है। यहाँ पे हजारों करोड़ों लाखों लोग आ जाते हैं मोफैन के ऊपर हमला करने के लिए, लोगों की बाढ़ आ चुकी होती है। तभी मोफैन बोलता है अब तो मजा आएगा भाई, हजारों लोग को मारूंगा। ऐसा बोल के वो अपना एक नया मैजिक यूज करता है और वो समन करता है यहाँ पे अपनी ईवल आर्मी को। ये देख के मुझे लिटरली सोलो लेवलिंग की याद आ गई। और यहाँ पे मोफैन की आर्मी और ये आर्मी दोनों की दोनों फाइट कर रही होती है। तभी हमारी लिंगलिंग बोलती है इसके पास शैडो सुपर मैजिक कहाँ से आया, मोफैन तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है यार। और यहाँ पे मोफैन की आर्मी इनको डिस्ट्रॉय कर रही होती है। मोफैन बोलते हैं तुम्हारे अंदर गट्स है कि तुम मुझसे फाइट कर रहे हो। फिर मोफैन अपना अटैक मारता है लावा वाला और ऊपर एक उड़ते हुए आदमी के ऊपर भी हमला करता है और बोलते हैं अब तुम में से कोई मेरे सामने फाइट नहीं कर सकता। ऐसा बोल के मोफैन उसको दूर उड़ा देता है। तभी हमारी लिंगलिंग बोलती है कि मोफैन की ताकत तो लिटरली एक मोनार्च के लेवल की हो चुकी है, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। तभी मोफैन अपना फायर मैजिक मारता है और यहाँ पे अपनी बच्ची को समन करता है जो कि अपने स्पिरिट फॉर्म में आती है और वो इवॉल्व हो जाती है, बड़ी हो जाती है। फिर वो बोलता है लिटिल फ्लेम प्रिंसेस डिसिप्लिन दो इन लोगों को समझाओ। तो हमारी प्रिंसेस ऊपर जाती है और वो अपना फायर मैजिक मार के हर जगह हर इंसान पे आग लगा देती है। फिर इन लोग को हराने के बाद मोफैन यहाँ पे जो ऊपर सायरन के ऊपर लगा होता है ईवल बीड, उसको अपने बड़े वाले बीड के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देता है। लेकिन तभी मोफैन को ऊपर से आवाज आती है मोफैन, तो मोफैन ऊपर देखता है तो उसको वहाँ पे क्यूजिन दिखाई देती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा मोफैन और तो और लिंगलिंग ये लोग थोड़ा और अंदर जाते हैं और उस आवाज के पास जाते हैं सुनने के लिए कहाँ से वो आवाज आई। तभी हमें दिखाता है कि हमारा पंखा कहता है कि ओए लिंगलिंग तुम थोड़ा टाइम छुप जाओ क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत खतरा है। तो लिंगलिंग भाग जाती है छुपने के लिए। मीनवाइल मोफैन इस बिल्डिंग के अंदर घुसा तो वो क्या देखता है, देखा है कि इस बिल्डिंग के अंदर हमारी चिसाकी और तो और उसके दादाजी को किसी ने बंद करके रखा होता है, उनके हाथ पैर बांध के रखे होते हैं किसी ने। तो इन लोग को यहाँ पे बंदी बना के रखा है। और तो और मैंने एक चीज और नोटिस की, यहाँ पे जो ये एरिया था उसके आसपास पर्पल कलर की लाइट निकल रही थी जो कि लाइटनिंग वाले मैजिक की तरह दिखती है। तो किसी ने लाइटनिंग मैजिक यूज करके इनको फंसाया यहाँ पे कि नहीं, मुझे नहीं पता। फिर हमें ये मालूम पड़ता है जब मोफैन हमारे दादाजी को छुड़वाता है और तो और हमारी चिसाकी को छुड़वाता है तो हमें ये मालूम पड़ता है कि जो वो क्यू था वो बंदे ने पहले से यहाँ पे आके इन लोग के ऊपर ट्रैप बना के रखा था। उसको पहले से पता था कि ये लोग आएंगे उसके ऊपर हमला करने के लिए, और इनको पकड़ने के बाद उसने इन लोगों को ही बांधने के बाद इनकी मैजिकल एनर्जी के थ्रू वो ईवल बीड को इन लोग का माना दे के सबके ऊपर अटैक करने को लगाया था, जिसकी वजह से इन्हीं की एनर्जी की वजह से यहाँ पे सब गलत काम हो रहे थे। बोलो भाई तुम हीरो हो और तुम्हारी ही एनर्जी यूज हो रही है गलत काम करने के लिए, ब्रो ये चीज तो कोई सेंस बनाती ही नहीं है। इसके बाद जब मोफैन छुड़वा देता है इनको तो वो लोग कहते हैं कि इन लोगों ने जैसे तैसे हमला करके क्योंकि को हल्का फुल्का डैमेज किया हुआ है। फिर इसके बाद हमारा पंखा बोलता है कि तुम दोनों की तबीयत बहुत खराब हो रही है क्योंकि तुम्हारा सारा का सारा माना उस ईवल क्रिस्टल ने चूस लिया था, तो मैं तुम लोग को सेफ जगह पे भेजता हूँ। ऐसा बोल के वो इनको सेफ जगह भेजता है। तभी हमें दिखाते हैं कि एक जगह पे दो बुढ़े लोग खड़े होते हैं। एक तो हमारे लूकुन होते हैं, आई मीन रेड सोल वाला बीस्ट, और दूसरा एकदम अजीब से बुढ़ऊ अंकल होते हैं। यहाँ पे लोग कोई तो पेपर में पढ़ के बात कर रहे होते और वो हमारे लूकुन बोलते हैं कि तुम्हें 100% यकीन है कि ये वही लोग हैं जिन लोग के बारे में एजेंसी कभी कुछ पता नहीं लगा सकती। तो फिर हमारे जो ये बटलर वाले दिखने वाले अंकल होते हैं वो बोलते हैं हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं पहली बार ये काम कर रहा हूँ। तो तभी हमारे लूकुन बोलता है हाँ वैसे भी मेरा जो प्रिजन माउंटेन है वो पूरा भर ही चुका है, तो इन लोग को नए जगह पे भेजो, नए वाले कैंप पे। फिर बुढ़ऊ अंकल बोलते हैं कि हाँ वैसे भी लूकुन तुम्हारा जो तुमने प्लान करके रखा था और अपने फ्रूट को जो तुमने गाड़ के रखा था वो अब पकने ही वाला है, और एक बार वो पक गया तो ये हंटर्स का कुछ नहीं हो सकता भाई, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तुम इन सबको खा जाओगे। तो लूकुन बोलता है ऑफ कोर्स भाई तुम मुझे समझते क्या हो। इसके बाद वो हमारा लूकुन बोलता है बस थोड़ा सा और वेट करो फिर मैं अपने रियल फॉर्म में आ सकता हूँ। ऐसा बोल के वो अपना हाथ आगे करता है और हमें दिखता है कि उसके हाथ पे रेड कलर के वेन्स बाहर आते हैं। तभी वो बटलर बोलता है मास्टर आपके हाथ में जो इंजरी वो शायद वापस से खुल चुका है, प्लीज आप अपना ध्यान रखिए। तो फिर ये बोलता है लूकुन अबे चुप रहना, चुप क्यों नहीं होता तू, मैं तेरा मास्टर हूँ समझा, मुझे सब पता है। इसके बाद हमारा लूकुन आगे बढ़ता है और अपने माउंटेन के पास देखता है, और वो जैसे ही माउंटेन के पास देखता है वैसे ही वो अपने डीमन फॉर्म में आता है। 1 सेकंड के लिए बोलता है 1 मिनट किसी ने मेरे फ्रूट को टच कर लिया है और अब हमारा चीज खतरे में आ रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसा बोल के लूकुन गुस्से में आता है। फिर इसके बाद बटलर बोलता है लेकिन सर आपके वो रेड डीमन बीच को किसने टच किया वो माउंटेन के अंदर। तो हमारा लूकुन बोलता है मुझे नहीं पता किसने किया लेकिन जिसने भी किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसा बोल के लूकुन गुस्से में आगे बढ़ता है। फिर बोलता है कि एक काम करो मैं अभी रेडी होकर आता हूँ उसके ऊपर हमला करें, तब तक तुम आगे बढ़ो। तो हमारा बटलर बोलता है जी मास्टर जैसा आप कहें।
ऐसा बोल के वो अपने पंख निकालता है और खुद को अपने डीमन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वो एक बैट वाला ड्रैगन होता है और बोलता है अब मजा आएगा, अब मुझे खाना मिलने वाला है, ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है। फिर इसके बाद हमारे हीरोज मस्त चल चल के अपने रास्ते जा रहे होते हैं। तभी हमारी लिंगलिंग पूछती है कि चिसाकी और उसके दादाजी असल में ठीक है? तो हमारा मोफन बोलता है हाँ वो लोग ठीक है लेकिन वीक हो गए हैं और कुछ नहीं, तो मैंने उनको डॉक्टर के पास भेज दिया है ताकि वो उनका ध्यान दे सके। ये लोग ऐसी बातें कर करके आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी हमारे हीरोज को दिखाई देता है कि आसपास बहुत फॉग आ चुका है और उसके साथ साथ इनको ब्लड का स्मेल भी आता है। तभी उड़ते उड़ते हमारा ये चमगादड़ मैन आता है नीचे। तो इसको यहाँ पे देख के हमारा पंखा कहता है कि एक सेकंड, ये बंदे का तो कोई शैडो ही नहीं है, तो ये कैसा मॉन्स्टर है? मॉन्स्टर का शैडो क्यों नहीं है? फिर इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यह जो आदमी होता है, आई मीन ये बैट वाला इंसान, ये यहाँ वहां उड़ते उड़ते लोगों के अंदर से लाल लाल कलर की उनकी खुशबू सूंघ सूंघ के अपने आप को पावर अप कर रहा होता है। आई मीन ब्रो, तू लोगों के अंदर से खुशबू सूंघ रहा है, मैं अभी इसके मुंह पे पाद दूंगा तो भाई ये उधर ही खत्म हो जाएगा। आई मीन ब्रो, इतना खतरनाक पाद का मेरे पास आता है कि मैं तो छोड़ दूंगा तेरे ऊपर, वो तू खत्म है भाई, मो फैन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, मैं मो फैन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और ये इंसान सबकी आत्माओं को कि पता नहीं सबके पास क्या सूंघ रहा है, लेकिन सूंघ सूंघ के खुद को पावर अप कर रहा होता है, जो कि बड़ा अजीब लगा मेरे को भाई। तभी हमारी लिंगलिंग कहते कि असल में ये जो इंसान है बैट वाला, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं, ये एक वैम्पायर है, प्लस ये यहाँ पे अपना ब्लड क्लैन का पावर यूज करके लोगों के ब्लड को अपने अंदर खींच रहा है। और उसके साथ साथ ये सबसे खतरनाक फैमिली का है, ये एक एल्डर वैम्पायर है, मतलब ये 1000 साल के ऊपर रह चुका है और ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ वैम्पायर से मिला हुआ है, लाइक उनके फैमिली को बिलोंग करता है। तो इसीलिए इसको हराना कोई छोटी मोटी बात नहीं होने वाली है और ये हम लोग को आराम से हरा सकता है। मोफन हमें यहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तभी हमारी लिंगलिंग बोलती है कि अभी कुछ टाइम तक तो ये लोग ठीक रहेंगे, लेकिन अगर यहाँ के लोग भागे नहीं तो कुछ टाइम बाद ये लोग आराम से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनकी सारी ब्लड और इनका लाइफ सोर्स ये वैम्पायर चूसे जा रहा है और ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते यहाँ पे। तो ये लोग बुरे फंस चुके हैं, हमें कैसे भी करके इनको बचाना ही पड़ेगा। तभी हमारी लिंगलिंग बोलती है ये सबका फ्रेश ब्लड चूस के अपनी पावर को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर रहा है, तो मोफैन हमें इसे अभी का अभी हराना पड़ेगा, वरना इसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तभी ये हमारा वैम्पायर कहता है तुम सबका फ्रेश ब्लड इतना टेस्टी और इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे मजा आ रहा है, अब तुमसे फाइट करने में मजा आएगा, यहाँ के लोगों का खून कुछ ज्यादा ही अच्छा है ना? ऐसा बोल के रेडी होता है हमला करने के लिए हमारे हीरोज के ऊपर। तो ये बोलता है मैं हूँ एक ड्यूक सायन एम्पायर का और मैं पैदा हुआ था 1029 वाले ईयर, मतलब आज से ऑलमोस्ट 1000 साल पहले। मोफैन बोलता है भाई बकबक करना बंद करो, ऐसा बोल के मोफैन निकलता है इसके ऊपर, डायरेक्टली हमला करता है अपने इलेक्ट्रिक वाले पंच से। इस बंदे को वो अपना पूरा नाम भी नहीं कंप्लीट कर देता है भाई, ये सीन बहुत फनी होता है, मेरे को बड़ा मजा आया ये देख के। और हमारे वैम्पायर अंकल दूर उड़ के जाके गिरते हैं और उनके पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती है। ये सीन बड़ा फनी लगता है मेरे को भाई कि इसको इसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने ही नहीं दिया हमारे पंखे ने। इसके बाद ये बुढ़ा अंकल बोलते हैं तुम कैसे बच्चे हो, तुमने तो मुझे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करने भी नहीं दिया, तुम्हारी गलती है वगैरह वगैरह, ऐसा करके खुद गुस्सा हो जाते हैं मोफैन के ऊपर। और हमारा पंखा बोलते हैं मेरा नाम पंखा है और मैं कैसे खत्म होना है वो सब मैं खुद चूज करूंगा, ऐसा बोल के हमारा पंखा इसके ऊपर ग्रेविटी मैजिक यूज करता है और ये अंकल वहीं पे फंस जाते हैं उसके ग्रेविटी के वर्लपूल के अंदर। फिर हमारा पंखा इसको हवा में उड़ा के इसके ऊपर फायर वाला मैजिक मारता है, जिसके अंदर बुढ़ो अंकल जल रहे होते हैं और फिर वो जल के नीचे आते हैं और टूट जाते हैं एकदम से, उनका लाइक लिटरली जल के राख हो जाते हैं। तो हमारा पंखा कहता है तुम तो भाई पकौड़े बन गए, ऐसा बोल के वो हंसता है। लेकिन तभी वो पकौड़ा वापस से खड़ा होता है और अपने नाक से सबका खून सूंघना स्टार्ट करता है और वो धीरे धीरे खुद को हील करता है। तो क्या ये जो वैम्पायर ये मर नहीं सकता? और वैम्पायर अंकल वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये देख के हमारा मोफैन बोलता है कि इतना जल्दी इसने खुद को हील कैसे कर लिया, ये तो नेक्स्ट लेवल का पावर है यार। इसके बाद वैम्पायर बोलता है कि यहाँ पे मैं जिन जिन लोग का खून पी रहा हूँ वो सब के सब खराब लोग हैं, इसलिए मुझे इतनी ताकत आ नहीं रही, लेकिन इतनी ताकत इनफ है तुम्हारे जैसे इंसान को मारने के लिए, समझे तुम? तभी हमारा पंखा बोलता है कि भाई तुम 1000 साल से जी रहे हो और फिर भी इतने खराब दिखते हो भाई, तुम कभी ड्रैगन बन नहीं पाओगे, तुम वैम्पायर और एक चमगादड़ बन के ही रहोगे, तुम्हारी जिंदगी वहीं पे खत्म है भाई। तो ये सुन के इस वैम्पायर को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुम इंफीरियर रेस हो के मेरे जैसे नोबेलिटी नाइट गॉड वाले ब्लड लाइन की तुम बेइज्जती कर रहे हो, अब तो तुम गए, ऐसा बोल के हमारे हीरो पे वो चार्ज करने की कोशिश करता है। बोलता है कि मैं एक ड्रैगन हूँ ड्रैगन। वो मोफैन के ऊपर पीछे से हमला करता है, मोफैन उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स मारता है, लेकिन हमारा ये बंदा उसके हर अटैक को आराम से डॉज करता है अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख के। फिर ये ऐसे हमारे मोफैन के अटैक को डॉज करते करते उससे कहता है कि हम डार्क एलियन क्लैन के लोग तुम्हारे मास्टर बनने वाले हैं, समझे तुम ये बात? तो मोफैन उसके ऊपर गुस्सा होकर अपना इलेक्ट्रिक वाला हमला मारता है, तो ये बंदा उसको भी डॉज करता है। और तभी मोफैन बोलता है ये बंदा लिटरली मेरे शैडो अटैक्स को एस्केप करता है, लेकिन शैडो की तरह नहीं, उसके किसी अलग तरह से, और ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है इन सब चीजों के लिए, ऐसा कैसे हो रहा है? इतने में यहाँ पे कुछ 4 लोग आते हैं लाल और काले कपड़े पहनकर, बोलते हैं ओए यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव मैजिक कौन यूज कर रहा है, हमें तुम्हारा परमिट दिखाओ कि तुम्हें परमिट मिला यहाँ पे ये मैजिक यूज करने का, ऐसा बोल के मोफैन को रोक रहे होते हैं। आई मीन तुम 4 चंगू मंगू कौन हो भाई? तभी मोफैन देते हैं कि तो सिटी के मॉन्स्टर हंटर जो यहाँ पे आ चुके हैं, और मोफैन बोलता है अब मैं क्या करूँ, ये लोग को मैं रोकूं कैसे? तभी इसमें से एक लड़की ऊपर खड़ी होकर बोलते हैं मैं तो गार्डियन हूँ यहाँ की, समझे तुम, अभी तुम लोग पीछे हट जाओ, ऐसे बोल के वो अपने गार्डियन वाले पंख खोलते। लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलती होती है, ये पंख देख के हमारा वैम्पायर अंकल तुरंत इस लड़की के ऊपर कूदता है और उसको काट के उसका ब्लड पीना शुरू करता है। तभी मोफैन बोलते ओए तुमको मरना आएगा, तुम पीछे रहो, उसके ऊपर सुपर मैजिक भी काम नहीं करता, निकल जाओ यहाँ से, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फिर मोफैन डबल
टेलीपोर्ट मार के ऊपर जाता है और इस वैम्पायर का टकला पकड़ता है, बोलता है ओए क्या कर रहा है तू। और इस सीन में हमारा पंखा बहुत ज्यादा बैडएस दिख रहा होता है और वो इस वैम्पायर को खींच के उस लड़की गले से दूर करके उसको दूर फेंक देता है, गोल गोल घुमा के फेंक देता है और ये बंदा मर जाता है, ठोकर वोकर खा के जमीन पे गिर जाता है। फिर मोफन उस लड़की को उठाता है, बोलता है क्या तुम ठीक हो। लेकिन ये सब देख के वो वैम्पायर गुस्सा होता है, बोलता है हर बार जब मुझे टेस्टी खाना मिलता है तुम में से कोई ना कोई कीड़ा मेरे पास आके मुझे अटका ही देता है। ऐसा बोल के वो गुस्सा होकर हमला करता है अपने बैट वाला मोफैन के ऊपर और उसके हजारों पंख बैट्स उड़ उड़ के आते हैं और इस वर्ल्ड में हर एक इंसान का दरवाजा तोड़ के उन लोग का खून पीना शुरू करते हैं और इस बंदे के सामने उसको पावर देते रहते और सब लोग को पूरा का पूरा सुखा के मार रहे होते हैं। और ये अभी बोलता है हाँ एक एक से पियो, पूरी तरह चूस लो इन लोग को और मुझे स्ट्रेंथ दो। फिर मोफैन अपना फायर अटैक मार के बैट्स को मारना शुरू करता है। इसके बाद वो इस लड़की को इसके ग्रुप वालों को देता है और बोलता है तुम लोग इसका ध्यान रखो, मुझे उसको संभालने दो, लेकिन मैं उसको अकेला संभाल नहीं पाऊंगा, मुझे तुम लोग का हेल्प लगेगा। फिर मोफैन बोलता है तुम लोग जाओ और उन सब बैट्स को पकड़ो, मैं इस बंदे को संभालता हूँ। फिर ये लोग उड़ते उड़ते कोई ब्लड केज यूज करता है, कोई कुछ यूज करता है और ऐसे करके लोग रोकते रहते हैं। तभी ये सब देख के अंकल बोलते हैं एक सेकंड, ब्लड केज किसने यूज किया? तो हम ब्लड लाइन वाले एबिलिटी है, हम वैम्पायर्स की, और ये तो और तुम में से कौन मुझे चैलेंज कर रहा है? हाँ कौन है जो अर्ल ऑफ साइन को चैलेंज कर रहा है? और तभी हमें दिखाते हैं हवा में कि ये कोई और नहीं, ये होती है सिस्टर लीरू, जिसके बारे में हमें पहले दिखाया था। ये यहाँ पे आई होती है और इसको यहाँ पे देख के हमारी लिंगडिंग बहुत खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे इसको देखने के बाद हमारा ये बंदा बोलता है कि ओए तुम वापस से आ गई, तुम इन इंसानों की स्लेव क्यों बन रही हो? तो ये कहती है कि तुमने बहुत गलत काम किया और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बोल के हमारी लीरू हमला करने के लिए आगे बढ़ती है इसके ऊपर। लेकिन मोफन यहाँ पे बोलता है तुम इसको भूली नहीं हो अभी तक? फिर वो कहती है कि नहीं ये तो एक बहुत डिस्कस्टिंग बॉस है और हमें इसे खत्म करना ही पड़ेगा। इसने बहुत सारे गंदे गंदे काम किए, लोगों को ऐसे ही मारा है बिना मतलब का, तो ये इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आई मीन ये वैम्पायर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी हमारी लीरू कहती है कि ये जितना हमें खतरनाक दिख रहा है ये तो कुछ नहीं, इसके पीछे एक और खतरनाक और बदसूरत इंसान छुपा हुआ है जिसे हमें पकड़ना पड़ेगा और ये सब लोग मिलकर हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। ये इन लोग का बिजनेस जैसा बन चुका है। इतने में हमारा ये जो वैम्पायर होता है वो बकबक करता है, बोले तुम लोग हमारे लिए बच्चे जैसे हो, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी इसके पीछे लूकुन आई मीन रेड बीस्ट आ जाता है और बोलता है कि ओए मैं हूँ वो जो सारे रूल बनाता है और तुम मेरे से ही पंगा ले रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो। ऐसा बोल के यहाँ पे ये आ जाता है और अब मुझे लगता है इंसेन फाइट स्टार्ट होने वाली है। फिर लूकुन आगे बढ़ के बोलता है हाँ तो आखिर मुझे वो इंसान मिल गया जिसने मेरा रेड फ्रूट चोरी किया था। मोफैन तुमने किया है ना? वो कहता है कि अब जब तुम्हें पता ही है हमारे बारे में तो मुझे कोई टेंशन नहीं। वो जो तुम्हारे हाथ में आधा पका हुआ ईवल पर्ल का फ्रूट है वो एक गिफ्ट समझो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। ये कहता है कि तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए ना तुम्हें, तो वो चीज तुम्हें इतनी पावर दे देगी कि तुम कभी समझ भी नहीं पाओगे। ये तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा पावर तुम्हारी बॉडी संभाल भी नहीं पाएगी। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये ऐश करो। तभी वो कहता है कि तुम्हें वैसे भी ताकत की जरूरत है तो ये तुम मेरे पास से रख लो अपने लिए। तो मोफेन बोलता है फिर लेकिन इसके साथ कुछ और कंडीशन भी होगी। तो फिर हमारा लूकुन कहता है कि हाँ तुम भी फिर रूल बना सकते हो, तुम भी हम में से एक बन सकते हो, आ जाओ, तुम्हें ईवल बीड का पार्ट बनना पड़ेगा और कुछ नहीं। तभी मोफेन बोलता है तो ये डिफरेंस है। इतने में मोफेन का जो चेप होता है वो चमकता है, उसके अंदर ईवल बीड होता है। तभी मोफेन बोलता है कि मैं हूँ एक हंटर और तुम एक बीस्ट हो, तो मैं तुम्हें हंट करूंगा। मोफेन कहते तुम बस एक ईवल स्पिरिट हो जो कि डोंगे सिटी से भाग गया था, तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। तभी मोफेन बोलता है मुझे तुम्हारा पास्ट भी पता है कि तुम कितने खतरनाक डीमन। तो ये सब सुन के लूकुन बोलता है देखो भाई जो पास्ट की बात थी वो पास्ट की बात थी, अभी तुम फ्यूचर का और प्रेजेंट का देखो। मेरे कंपनी ने कितना मेहनत किया है सब सी वॉल बनाने के लिए, मेरे वजह से कितने लोग की जान बची है सायरन का खाना बनने से। इस दुनिया को मैंने कितना बचाया है तुम जानते हो कि नहीं? तुम में से कितने लोग मेरा काम कर सकते हो बताओ? फिर मोफी के सुन के मोफेन बोलते लेकिन फिर भी तुमने बहुत सारे लोगों को ऐसे ही बंदी बना के रखा है जो कि अच्छी बात नहीं है। तभी ये सब सुन के कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं उनके कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मैं उनको रहने की जगह देता हूँ, काम देता हूँ और खाना भी देता हूँ, तो वो लोग मेरे लिए काम करते हैं और प्लस उनको मैं मेडल भी देता हूँ। और ऐसे मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करे हैं उनके लिए और कुछ नहीं। मैंने उनके अंदर सिर्फ उनकी नेगेटिव इमोशंस को निकाल के पावर में कन्वर्ट किया है। मैं असल में अच्छा काम कर रहा हूँ जिसके बारे में तुम लोग को पता ही नहीं है। वो कहता है कि मैं ही इन सब की जान बचा रहा हूँ, मैं ही इन सब का करता धरता हूँ भाई। फिर ये सुन के मोफेन बोलता है वाह 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 क्या बढ़िया स्पीच दिया तुमने भाई, लेकिन जो भी तुम कर रहे हो वो सब गलत है, तुम स्लेवरी कर रहे हो और वो एकदम से गलत है समझे, तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। सेम चीज हमारी ये लीरू भी कहती है। ये सब सुन के वो गुस्सा होता है, बोलता है कि अच्छा ठीक है। तभी मोफेन बोलता है तुम्हारा काम क्या है कि तुम्हारा कोई किंगडम नहीं, तुम सब लोग का खून पीते हो, तुम बहुत बेकार इंसान हो वैम्पायर कहीं के, और तुम सब लोग को डॉग की तरह ट्रीट करते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ये सब सुन के लूकुन बोलता तुम मेरी तरह एक क्रिएटर बन सकते थे, तुम एक इंसान की जगह एक भगवान बन सकते, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरे सामने उल्टी सीधी बातें करनी थी। ठीक है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी जो इसका बटलर होता है वो बोलता है सर आप पागल मत होइए, इसको हमारे डार्क क्रिएटर्स के बारे में कुछ नहीं पता, इसको ये तक नहीं पता कि हम कितने इंसेन हैं, छोड़ दीजिए, इसके लिए आप अपना खून मत चलाइए। लेकिन हमारा ये बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इस हंटर को मार के रहूंगा। ऐसा बोल के वो अपने को ट्रांसफॉर्म करता है और अब वो अपने बीस्ट वाले फॉर्म में आता है और ये फॉर्म बहुत खतरनाक होता है भाई इसका। अब रेड डीमन बीस्ट आ चुका है। तभी मोफेन बोलता है अपना चेहरा कभी तूने मिरर में देखा कितना बदसूरत दिखता है तू खुद को बीस्ट बोलता है भाई, तू तो इंसान विंसान कुछ भी नहीं है, हट मोटे लाल हल्क कहीं के। ये बोल के रेड डीमन आगे बढ़ता है और वो एक सिंगल स्टेप में हर जगह
जगह का कांच वाच सब तोड़ देता है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा एमिट कर रहा होता है अपने अंदर से। मोफन उसके अटैक को डॉज करता है, तभी बोलता है कि वैम्पायर है ये, तो हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा इसको मारने के लिए। तो उसकी जो लड़की होती है वो पीछे भाग जाती है। फिर मोफन अपने शूज को लेकर पीछे भागना स्टार्ट करता है और बोलता है लिंग लिंग तुम और डीमन हंटर्स जाओ और जंकयार्ड पे काम करो, बाकी मैं इसको संभालता हूँ और इनोसेंट लोग को मरने मत देना। तो लिंग लिंग यहाँ से भागती है। मीनवाइल रेड डीमन भी आगे बढ़ता है। हमें फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन के पीछे रेड डीमन पड़ा होता है और मोफैन भागता है कंस्ट्रक्शन वाले टूटे फूटे जगह पे। वहां मोफैन उड़ते उड़ते जा रहा होता है, रेड डीमन उसका पीछा करता है। तभी मोफैन टेलीकिनेसिस यूज करता है और अपने टेलीकिनेसिस से सारे आसपास के टूटे फूटे कार्स को उठाता है। फिर वो इन सब कार्स को उठा के हमारे इस डीमन के पास फेंकता है। डीमन उन सबको डॉज करता है और यहाँ वहां भाग रहा होता है, लेकिन कार्स की बारिश हो रही होती है उसके ऊपर। तो वो अपने आसपास रेड कलर का एक और ऑरा लेके आता है और खुद को स्पेशल पावर से कवर कर लेता है, जिसकी वजह से वो बच चुका होता है और उसके ऊपर ये सब चीजें नहीं पड़ रही होती है। तो मोफैन देखता है तो उसको आसपास यहाँ पे बड़े बड़े स्टील के बॉल दिखते हैं कंस्ट्रक्शन वाले, तो वो उनको यूज करता है अपने मैजिक से और वो बड़ा सा बॉल फेंकता है इसके ऊपर। ये बंदे का लिटरली लाल वाला बॉल फट जाता है और ये उसके बाहर गिर जाता है। फिर इसका दिखाते हैं हमें कि इसकी पैंट भी फट चुकी है। आई मीन तू कैसा डीमन है भाई जब तू एक लिटरली स्टील के बॉल से मर रहा है। फिर मोफैन मल्टीपल बॉल्स यूज करता है और एक साथ उसके ऊपर बहुत सारे बॉल गिराता है, तो ये देख के डर जाता है। फिर वो अपने क्लॉ से इन सब बॉल्स को तोड़ता है और बोलता है ए पंखे कैसा हमला कर रहा है तू, लेकिन हमारा पंखा उसके ऊपर बहुत सारे कार फेंकता है। तो ये बोलता है हाँ तू कितने बोरिंग ट्रिक्स यूज कर रहा है बच्चे। फिर वो यूज करता है उसका क्रेजी लेजर्ड का वेनम, जिसकी वजह से वो हवा में ये वेनम फेंक फेंक के सारे कार्स को पिघला देता है और बोलता है तुम देख रहे हो भले ही तुम चीजों को कंट्रोल कर सकते हो लेकिन मैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है तो उसके पीछे से एक और बंदा आता है और वो हमारे मोफैन के ऊपर हमला करता है ग्रीन वाले नियॉन स्वॉर्ड से। तभी ये कहता है तुम भले ही चीजों को कंट्रोल कर सकते हो लेकिन मैं इंसानों को कंट्रोल कर सकता हूँ और तुम्हारे ही लोगों को अब मैं तुम्हारे खिलाफ लेके आऊंगा बेटा। फिर ये जो कंट्रोल हुआ वो मेज होता है, ये हमारे मोफैन पे अपने स्वॉर्ड से हमला करता है और ये डीमन दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। मोफैन इसके अटैक को डॉज करता है और तभी डीमन अपना अटैक करता है मोफैन के ऊपर, लेकिन मोफैन यूज करता है अपना एयर बॉल और वो इसके हाथ को रोकता है। मीनवाइल यहाँ पे ये विंड वाला मैजिक यूज करता है कंट्रोल होने वाला बंदा और फिर तभी मोफैन बोलता है मैं क्या करूँ, तो वो खुद को हार्डन करता है, लेकिन ये बंदे का एयर मैजिक लगता है। तभी मोफैन यूज करता है अपना अर्थ मैजिक और वो अपने खून को अंदर डाल के अर्थ को कंट्रोल करता है। यहाँ पे बहुत बड़ा सा वेल का पूंछ लेके आता है जो कि बहुत इंसेन दिखता है और ये पूंछ मिड एयर में से निकल के इसके ऊपर हमला करता है और डीमन पे हमला कर देता है। फिर लेकिन इस अटैक के बाद भी ये डीमन बाहर निकलता है, बोलता है इम्प्रेसिव बच्चे, तुम्हारा जो अर्थ मैजिक है वो सुपर क्लास से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तुम हमारे लेवल का मैजिक भी यूज कर सकते हो। ये अब सेंस बनाता है कि कैसे तुमने मेरा रेड इवल पर्ल चोरी किया था। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी मोफैन बोलता है कि इसके पास एबिलिटी है ये जानने की कि इसके ऊपर कैसा हमला हो रहा है और ये उन चीजों को डॉज कर सकता है। इसके 6 सेंस बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। लेकिन तभी डीमन बोलता है हाँ तुम्हारे कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे ना बच्चे, ऐसा बोल के वो बोलता है बट मेरा कंट्रोलिंग मैजिक बहुत अलग है। ऐसा बोल के वो अपनी आंखों को लाल करता और हमें ये दिखाते हैं यहाँ पे मल्टीपल लोग आ रहे होते जो कि उसके वश में होते, इन सबकी आंखें लाल हो चुकी होती है। तभी मोफैन बोलता है ये तो सुपर क्लास के लोग हैं, अब मैं क्या करूँ, इन सबको मुझसे बचना पड़ेगा। तो वो बोलता है क्या मैं मेरा फायर किंग वाला एबिलिटी यूज करके हर एक चीज को एक साथ क्लियर कर दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी मोफैन बोलता है नहीं, अगर मैंने वो किया तो ये बंदा डेंजर सेंस करके भाग जाएगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तभी ऐसा बोल के वो बोलता है मैं इस अगले अटैक से इसको खत्म कर दूंगा। ऐसा बोल के वो अपना नेक्स्ट अटैक चार्ज करता है, जमीन पे अपना हाथ डालता है और समन करता है अपनी फायर वाली स्पिरिट बेटी को। वो यहाँ पे आती है और वो बोलता है लिटिल प्रिंसेस सुनो मेरी बात, इन सब मेजर से तुम डील करो, तब तक मैं इसको संभालता हूँ बॉस को, ठीक है। तो वो बोलती है हाँ जी पापा जी, ऐसे बोल के वो निकल लेती है और वो अपने अडल्ट फॉर्म में आती है और मल्टीपल अटैक करना शुरू करती है इनके ऊपर। इसको यहाँ पे देख के डर जाता है, बोलता है एक सेकंड ये कैसे है इसके पास। हमारी लिटिल फ्लेम प्रिंसेस इन सब मेजर्स के ऊपर अपना फायर अटैक मार रही होती है और ये लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन हमारी फ्लेम प्रिंसेस इसको आराम संभालती है। ये सब देख के ये डीमन बोलता है ये चीजें तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, तुम एक वर्दी अपोनेंट हो मेरे लिए पंखे, तुम्हारे अंदर का डार्क ऑरा कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। वो बोलता है तो अब मैं सीरियस होकर तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा और तुम्हें हम में से एक बना दूंगा पंखे। ऐसा बोल के हमारे रेड बीस्ट अपने आप को फिर से ट्रांसफॉर्म करता है और अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ रहा होता है। उसकी बॉडी और बड़ी होती है और वो और खतरनाक दिखता है और उसका ऑरा इतना खतरनाक होता है कि भाई सब लोग इसके आसपास चेंज हो रहे होते हैं, यहाँ तक कि जैसे जैसे कदम ले रहा होता है इसका चेहरा ही बदल रहा होता है और कुछ कुछ फनी फनी चेहरे भी आ रहे होते हैं इसके ऊपर। फिर ये अपने दोनों सींगों को एक साथ मिक्स करता है और यहाँ पे बहुत सारा रेड कलर का ऑरा बाहर फेंकता है जो मोफैन के आसपास उड़ रहा होता है। फिर ये रेड वाली लाइटनिंग मोफैन पे हमला करती है। मोफैन इसको डॉज करता है लेकिन वो हर जगह से फंस चुका होता है लाल वाले अटैक के अंदर। ये अटैक यहाँ पे हर चीज को तोड़ रहा होता है। मोफैन इसको डॉज करता है और इससे बच बच के भाग रहा होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। तभी ये सब देख के वो डीमन कहता है कि तुम कोई गटर के चूहे हो क्या, मुझसे डर डर के भाग क्यों रहे हो, आओ लड़ो मुझसे। तो मोफैन बोलता है बस हो गया और कोई अटैक नहीं है तेरे पास। तो ये सब देख के वो डीमन बोलता है तुझे क्या लगता है कि तू मेरी पावर ड्रेन कर सकता है, नहीं बेटा अब रुक जा, मैं तुझे मेरी असली पावर दिखाता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने दोनों सिंगों को एक साथ मिक्स करता है और एक हॉर्न बनाता है और फिर उससे वो अपना रेड मैजिक बाहर फेंकता है। लिटरली
यहाँ पे वो मून को रेड मून में कन्वर्ट करता है और हर जगह पे उसका रेड मैजिक निकल रहा होता है और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सबके टकले पे इसका रेड मैजिक चिपकता है और सब लोग खड़े हो जाते हैं और रेडी होते हैं मोफैन के ऊपर हमला करने के लिए। पूरी दुनिया के लोग को वो अपने कंट्रोल में लेके आ रहा होता है, यहाँ तक कि हमारी लिटिल फ्लेम प्रिंसेस भी कुछ कर नहीं पाती ये सब देख के। पूरा वर्ल्ड इसके कंट्रोल में आ रहा होता है, हर जगह फटाके फूट रहे होते हैं। ये क्या है, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग? मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बोलता है कि मैं हर जगह पे हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मुझे इन सब लोगों से भी एनर्जी मिलती रहेगी। तो मोफैन बोलता है मैं करूँ तो करूँ क्या, यहाँ का हर एक इंसान मेरे वश में है, समझे मोफैन। ऐसा बोल के ये डीमन खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि तुम सबके गुस्से और नेगेटिव थॉट से मुझे एनर्जी मिलती है, जो कि एक तरह से मुझे जुजुत्सु काइसेन का कंसेप्ट लग रहा था। अब ये बंदा मोफैन पे मल्टीपल अटैक्स मारता है, मोफैन इसको डॉज करता है लेकिन ये कहता है कि अब तुम डॉज नहीं कर सकते बेटा, अब तुम फंस चुके हो, तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकते। वो कहते हैं कि तुम तो खुद के अंदर के डार्कनेस से फाइट नहीं कर सकते, तो तुम मुझसे क्या फाइट करोगे, तुम्हारे पैर कांप रहे हो, तुम्हारे अंदर जो रिसेंटमेंट है वो और आगे बढ़ रहा है। मुझे तुम्हें बताने दो बेटा, तुम फंस चुके हो। ओह तो ये सब तुम्हारा पास्ट है, तुम पहले यहीं पे रहते थे, अच्छा। ओह तो ये सब लोग तुम्हारे जान पहचान के होंगे, ये सब बॉटम फीडर तुम्हारे दोस्त लोग हैं, तुम्हारे पहचान के लोग हैं, मैं इन सबको खा जाऊंगा भाई। ऐसा करके वो हमारे मोफैन पे हंसता है। तभी मोफैन बोलता है ये बंदा मेरी मेमोरीज को भी स्टील कर सकता है, ये बंदा क्या नहीं कर सकता, मैं करूँ तो करूँ क्या, इसको हराऊं कैसे। फिर ये डीमन बोलता है कि अरे बेटा इन्हें उदास मत हो, मेरा डिसिप्लिन एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और तुम ठीक हो जाओगे। ऐसा बोल के मोफैन के ऊपर हमला करता है। मोफैन नीचे गिर के चिपक जाता है जमीन के ऊपर, बोलता है मेरा सर, और इस वक्त मोफैन के सर से खून निकल रहा होता है। तो ये डीमन बोलता है देखो देखो देखो, अब तुम गुस्सा हो रहे हो, मतलब तुम मेरे पावर को और एम्पलीफाई कर रहे हो, थैंक यू। मोफैन बोलता है अब मुझे अपने अगले अटैक में इसको खत्म करना ही पड़ेगा। ये सब सुन के ये बंदा वापस से हमला करता है मोफैन के ऊपर। वो अपने हाथ में मल्टीपल वेपन्स बना बना के हमला करता रहता है और बोलता है कि तुम कितने आलसी हो, तुम अपना कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बस मेरे लिए खाना बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जितने भी नेगेटिव इमोशंस है वो सब मुझे ताकत देंगे और मेरा फायदा होगा, तुम्हारा नहीं। वो बोलता है तुम अपनी जिंदगी का रिस्क क्यों ले रहे हो, तुम मेरे पे हमला करने के लिए क्यों आ रहे हो, तुम अपने अंदर के डार्कनेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे। ऐसा बोल बोल के वो मोफैन को ज्ञान बांट रहा होता है और उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। बोलता है कि तुम मुझे कैसे हरा पाओगे, हाँ। और ऊपर से ये सब हमारी लिटिल फ्लेम प्रिंसेस देख रही होती है, तो वो नीचे जाती है मोफैन की मदद करने के लिए। लेकिन तभी ये सब इस बंदे के चंगू मंगू आते हैं हमारे फ्लेम प्रिंसेस को रोकने के लिए। तभी वो मोफैन की मेमोरी को चुराता है और बोलता है कि ओ ये लड़की इंटरेस्टिंग है, तुम इससे रिसेंटली मिले हो और तुम इसकी इज्जत करते हो। यहाँ पे ये बात कर रहा होता है उसी बच्ची के बारे में जिसने मोफैन को बोला होता है प्लीज मेरे पापा को ढूंढ के लेके आओ, जो मोफैन के घर में रह रही होती है। तो वो कहता है हाँ ये बच्ची मेरे काम में आ सकती है, इसकी वजह तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है मुझसे लड़ने के लिए, है ना। ओ तुम तो फंस गए बेटा। वेल तभी हमें दिखाते हैं कि वो छोटी बच्ची अपने घर में ऐसी बैठी होती है। तभी ये डीमन बोलता है कि वो लड़की की अब मैं मेमोरीज यूज करूंगा। ऐसा बोल के वो हमें दिखाते हैं कि छोटी बच्ची भी बेचारी जो अपने घर में रहती है, जिसके बाथरूम का दरवाजा टूटा होता है, वो हमेशा डर के रहती है और उसको लड़का बन के रहना पड़ता है। और आसपास के गंदे लोग भी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, प्लस उसके साथ जो उसके दोस्त लोग होते हैं स्कूल के, वो लोग भी उसके ऊपर हंसते रहते हैं। तभी ये बोलता है कि देखो ये ऐसी जिंदगी जीती है, हाँ इसका जी के तो कोई फायदा नहीं, मैं इसे अपने पास लेके आता हूँ और खा लेता हूँ। फिर ये सब देख के वो बोलता है जब तुम्हें इसके बारे में और मालूम पड़ेगा तब तुम्हें समझा कि ये कितने तकलीफ में है, समझे तुम मोफैन, तो इसका तो मरना अच्छा ही है। मोफैन बोलता है नहीं 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 ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। और तभी मोफैन के अंदर से उसका डार्क ऑरा बाहर आता है। तो वो बोलता है देखो 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 मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर भी एक डेविल है, देखो तुम्हारे अंदर का डार्क ऑरा बाहर आ रहा है और बहुत बड़ा डेविल है तुम्हारे अंदर। तभी ये बोलता है तुम सफर कर रहे हो है ना, बस मेरा हाथ पकड़ लो और मैं तुम्हें इन सब सफरिंग से बचा सकता हूँ, मेरे साथ आ जाओ, ईवल साइड पे आ जाओ मोफैन, हमें ज्वाइन कर लो, हम दोनों सेम ही है। लेकिन मोफैन बोलता है नहीं। तभी डीमन बोलता है रुक जाओ, अभी हम इस लड़की के दिल के अंदर घुसेंगे और उसका पूरा सच बाहर निकालेंगे, शायद इसका सच्चाई जान के तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अपना अटैक मारता है और अपने सींगों को जोड़ के यहाँ पे हर जगह अपना रेड ऑरा छोड़ता है और पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना शुरू करता है। उसके अटैक की वजह से हर एक इंसान यहाँ पे एक दूसरे झगड़ा करता है, हर एक इंसान गुस्से वाला हो जाता है और सब लोग झगड़ा करके एक दूसरे को धक्का-मुक्की करना शुरू करते हैं। दो लोग कार पार्किंग में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं तुम्हारी गलती है। एक लड़का अपनी बहन को और अपने दोस्त को व्हील चेयर पे लेके जा रहा होता है, वो उसको धक्का मार के जमीन पे गिराता है, बोलते हैं ओए मैं तेरा व्हील चेयर नहीं लेके जाऊंगा शायद। फिर कुछ शादीशुदा लोग अपने घर पे झगड़ा कर रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारी गलती है। एक वाइफ अपने हस्बैंड को मारती है और सब लोग ऐसे झगड़ा कर रहे होते हैं। मीनवाइल ये बच्ची अपने रूम में बैठी होती है, उसके पास जब वो ऑरा पहुंचता है तो उसके ऊपर उसका कोई असर ही नहीं होता है, वो यहाँ पे बैठ के अपना मस्त ओरिगैमी कर रही होती है। तभी डीमन बोलता है एक सेकंड ये क्या हुआ, मेरा अटैक इसके ऊपर काम कैसे नहीं किया, ये तो कभी नहीं होता, अब मैं और क्या करूं। मीनवाइल यहाँ पे ये बच्ची बैठ के अपने कपड़े धो रही होती है, बोलती है मुझे पापा कपड़े धोने पड़ेंगे, हर एक अच्छा काम करना पड़ेगा। तभी वो डीमन बोलता है ये सब क्या हो रहा है, मेरा अटैक इस पे काम क्यों नहीं कर रहा है, सब अटैक एक साथ छोड़ दो। ऐसा वो अपनी पूरी एनर्जी एक साथ छोड़ता है। लेकिन ये बच्ची अपना नॉर्मली घर का काम वाम करती है, लोग खाना बना देती है, उनके घर पे सामान देके आती है। तभी मोफैन बोलता है कि तुम्हारे अंदर जितना भी हेट्रेड हो लेकिन वो एक प्योर चाइल्ड है, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश मत करो, समझे तुम।
मोफन कहता है कि मैं उसकी तरह बन नहीं सकता क्योंकि वो इस दुनिया की सबसे प्योर बच्ची है, लेकिन तुम उसका दिमाग खराब भी नहीं कर सकते और मैं उसे बचा के रहूंगा, मैं तुम्हें उससे बिल्कुल भी टच करने नहीं दूंगा। ऐसा बोल के मोफन आगे बढ़ता है और उसके अंदर का ईविल ऑरा भी कम हो रहा होता है, लेकिन अभी भी ब्लैक ऑरा उसके अंदर निकल रहा होता है। मोफन बोलता है आ जाओ अब फाइट करते हैं। तो ये डीमन अपना अटैक मारता है मोफन के ऊपर। मोफन के अंदर से मोफन लेके आता है उसका शैडो रेल्म का मैजिक और वो बड़ी सी चीज को समन करता है एक बोट को और बोट से हमला करता है इसके ऊपर। लिटरली ये बंदे ने बोट मारा होता है इस डीमन के ऊपर, पता नहीं कहां से बोट ले गया, लेकिन इससे ये मालूम पड़ता है कि मोफन वन पीस का फैन है। फिर वो आगे बढ़ता है, डीमन चाहता है, बोलता है अब तुम गए। डीमन के बीच में से उसका ब्लू वाला क्रिस्टल फट चुका होता है और उसके अंदर से धुआं निकल रहा होता है। तब मोफन बोलता है कि हाँ तुम अपने आप को मुझसे कंपेयर करे, तुम तो नहीं बच सकते भाई। डीमन यहाँ से बच के निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मोफन उसके ऊपर अपना लाइटनिंग और फायर मैजिक एक साथ मारता है और रेड डीमन मार खाते खाते गिर रहा होता है। आई मीन क्या फटाक से पासे पलट गए भाई। मोफन उड़ता है और उसके ऊपर थंडरबोल्ट डांस वाला अटैक मारता है और ये सब मार खा के वो बंदा लिटरली मोफन के शैडो वाले पानी में डूब रहा होता है। फिर मोफन आगे बढ़ता है और उसके मुंह पे लात मारता है और बोलता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा बोल के मोफन उसके ऊपर खड़ा होता है, उसका गला पकड़ता है और बोलता है अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तुम्हारा डार्कनेस जाने वाला है, एक्सेप्ट कर लो। ऐसा बोल के मोफन अपने हाथ में फायर लेकर उसके पेट में मारता रहता है, मारो 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 मारो, लेकिन मारता रहता है उसको। लिटरली मोफन उसको तोड़ रहा होता है, बोलता है कि तुम्हारे अंदर का पैरासाइट टूट जाना चाहिए, तुम्हें हम लोग के ऊपर हमला करने का राइट कोई नहीं देता और तुम उस बच्ची को छूओगे भी नहीं मेरे होते हुए। ऐसा बोल के मोफन इस पे हमला करता है, फिर मुक्का मार के उसको उड़ाता है और ये डीमन उड़ के जाता है दीवार में लगता है। फिर मोफन उसको पकड़ता है, जमीन पे फेंकता है, फ्लेम डांस मारता है। मोफन मतलब पागल हो जाता है भाई, इसके ऊपर हमले पे हमला कर रहा होता है। डीमन बेचारा सांस भी नहीं ले पाता, लेकिन मोफन बोलता है अब तुम रुको। फिर वो अपना एक और शैडो मैजिक का बोट मारता है उसके ऊपर, फिर वो उसके पावर को अपने अंदर खींचता है और जो मोफन के जेब में ईवल बीड होता है वो इस डीमन का मैजिक अपने पास खींच रहा होता है। इस पॉइंट पे डीमन के दोनों हाथ भी टूट चुके होते हैं भाई। मोफन तो पगला गया यहाँ पे भाई, लिटरली तोड़ रहा है इसको। वो बोलता है तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो मोफन बोलता है ऐसे ही, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, इसलिए तुम्हें मार रहा हूँ और क्या भाई। तो बोलता है ये करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुमने अगर मुझे मार दिया तो क्या तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। लेकिन मोफन बोलता है भाई बकबक करना बंद कर, तुम वैसे भी खत्म होने वाले हो, ठीक है, मुझे तुमसे डर लगता है, तुम मरने ही वाले हो। तो बोलता है मेरे से पहले भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग, वो लोग यहाँ पे आएंगे और तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो, तुम सब लोग उसके गुलाम हो जिसके लिए मैं काम करता हूँ और तुम मरोगे और वो तुमसे हजारों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोफन बोलता है चुप हो जा भाई। ऐसा बोल के मोफन अपने हाथ से अपना शैडो ब्लेड मारता है और इस डीमन को आधे में काट देता है। ये बोलता है मैं अब तक मरा नहीं। ऐसा बोल के भाई मर जाता है। ब्रो क्या बात कर रहा है। मोफन बोलता है जब मैं उससे मिलूंगा तब मैं उससे डील कर लूंगा, लेकिन अभी के लिए तू तो निकल भाई, तेरा काम हो गया। फिर इसके बाद जिन भी लोगों के ऊपर इसका वश होता है वो सब लोग ठीक होकर नॉर्मल होकर गिर रहे होते हैं, यहाँ तक कि हमारी लिटिल प्रिंसेस भी नीचे आती है और मोफन के चक्र के अंदर घुस जाती है। फिर मोफन जाता है लिंगलिंग के पास, बोलता है कि अब हम चिल कर सकते हैं, तुम्हारे पापा भी अभी आराम से उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये सुनकर लिंगलिंग की आंखों में आंसू आते हैं, वो खुश हो जाती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी वैम्पायर गर्ल भी आती है मोफन के पास। वो कहती कि वो जो इसका चंगू मंगू था वो तो यहाँ से भाग गया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है, वो आज के कभी ह्यूमन वर्ल्ड में आ नहीं पाएगा, तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है कि जब वो यहाँ वापस आएगा तो मैं उसको ऑफ एंड डिक करके उसको खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी लिंगलिंग बोलती है कि एक चीज जो मैंने अब तक फिगर आउट नहीं की। वो कहती है कि इस डीमन ने मेरे फादर की सारी मेमोरीज ले ली और उसके बाद उसने ये सब किया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसने सारे के सारे हंटर्स को यहाँ पे बुलाया कैसे और उसने खुद को खत्म करवाने के लिए रिवॉर्ड भी दिया। ये तो एकदम इम्पॉसिबल चीज लग रही है। वो बोलते हैं ये सब हो क्या रहा है, लेकिन इतने में इनके पीछे एक लाइट जलता है और उसके अंदर से एक ब्लू पाल वाली बंदी निकलती जो बोलती ये जो डेविल था ये थोड़ा बहुत डेविल तो है ही, तुमने सही गैस किया है, अब गुस्सा मत हो। तभी मोफन बोलता है अरे तुम लोग अब झगड़ा करना बंद करो, ये मेरी दोस्त आपास है समझे तुम, और तुम अपने हाइबरनेशन से उड़ गई। हाँ तो बोलती है हाँ मैं उड़ गई हूँ, अभी मेरे को पिंग पोंग खेलना है। और तो और वो मर गया। हाँ मुझे बहुत भूख लगी है भाई। तभी वो बोलती है कि जो ये रेड बीस्ट था ना उसने फर्स्ट जनरेशन के लोगों का 8 सोल को गैदर किया था पूरे वर्ल्ड का, और उसका मेन थीम था ऑटम। उसके बाद उसका सोल बताता है कि क्या राइचियसनेस है यहाँ पे। फिर कोल्ड हंटर, ऐसे करके उसने सारे हंटर को जमा किया और उनकी पावर वो अपने अंदर खींच रहा था। फिर वो बताती है कि यहाँ पे वो अगर वो 8 के 8 सोल के लोग को मार के उनके सोल की पावर को अपने अंदर खींचा तो उसके अंदर इस दुनिया का सबसे खतरनाक एनर्जी आ जाता और उसको फिर हराना एकदम से इम्पॉसिबल हो गया होता। फिर वो कहते हैं लेकिन इन सब के ऊपर सबसे टॉप पे आते हो तुम, तुम्हें मारने पे उसको मेन एनर्जी मिलती है क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारी पावर पहले से ही है, इसीलिए तुम्हें उन सबसे दूर रहना है। वो कहते हैं कि तुमने लास्ट हंटर की हेल्प करी थी, उनका ये लेटर कंप्लीट करके, तो इसलिए तुम्हारे अंदर और सारी ज्यादा पावर आ चुकी है। तभी लिंगलिंग बोलते तो इसका ये मतलब है कि वो रेड डीमन का मेन पर्पस ये था कि हम सब लोग एक दूसरे को मार दे और उसको एंड में पावर मिल जाए। तो ये कहती है हाँ एग्जैक्टली। फिर यहाँ पे लोग और बातें करते हैं, तभी मोफन को ये मालूम पड़ता है कि अब तक उसने जिससे लड़ा है वो सब तो रियल लोग है ही नहीं, अभी इसके सामने रियल बॉस आएंगे जो कि इस डीमन से हजारों करोड़ों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब इसके साथ क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे ही रिलीज होगा, इसका सीजन नंबर 8, मैं उसको ऑन द स्पॉट चैनल पे कवर करूंगा। वेल आज के बस इतना ही। मेरा नाम साजबट और मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।